आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप सभी को बता दूं कि मेरे चैनल पर अपलोड की गई सारी कहानियाँ काल्पनिक है, तो इसे गंभीरता से ना लें। मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। माई वाइफ सीक्रेट बिलियनर एपिसोड 1 से 20 तक। एपिसोड 1। डाइनिंग टेबल पर बैठी नायरा के कानों में सरला वर्मा के तीखे शब्द गूंज रहे थे। सरला, जिसे वह अब तक अपनी मां मानती थी, उसे जल्द से जल्द घर से विदा करने के लिए बेचैन थी। सब कुछ 6 महीने पहले उस मेडिकल रिपोर्ट के साथ बदल गया था, जिसने साबित कर दिया कि नायरा का डीएनए वर्मा दंपति से मेल नहीं खाता। 18 साल की परवरिश एक पल में बेमानी हो गई थी। जांच पड़ताल के बाद असली वारिस काव्या वर्मा को ढूंढ निकाला गया। सच तो ये था कि सरला ने कभी नायरा को दिल से अपनाया ही नहीं था। उसका नाम नायरा भी सरला ने अपने मायके के पास शमशान के करीब बने एक पुल के नाम पर रखा था और उसे कभी अपना सरनेम देने की भी इच्छा नहीं जताई थी। लेकिन अब अपनी सगी बेटी काव्या के मिल जाने पर सरला का सारा प्यार उमड़ पड़ा था। आज नायरा के असली माता पिता उसे लेने आने वाले थे। टेबल पर सजा खाना किसी दावत से कम नहीं था, लेकिन नायरा के लिए यह इस घर का आखिरी निवाला था। महंगे कपड़ों में सजी काव्या ने तंज कसते हुए कहा, दीदी पेट भरकर खा लो। सुना है तुम्हारा असली परिवार काफी गरीब है। छोटे शहरों में ऐसा खाना नसीब नहीं होता। पता नहीं तुम वहां कैसे रह पाओगी। सरला ने काव्या को दुलारते हुए कहा, वह रहे या न रहे, यह अब उसकी समस्या है। काव्या, तुम्हारा दिल कितना साफ है जो तुम अब भी उसके बारे में सोच रही हो। नायरा ने सरला को देखा। वही औरत जो उसे हमेशा रूखेपन से देखती थी, आज काव्या पर ममता लुटा रही थी। काव्या के आते ही नायरा का कमरा, उसका पियानो और यहाँ तक कि उसका डांस स्टूडियो सब छीनकर काव्या को दे दिया गया था और नायरा को घर के कोने वाले छोटे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। नायरा उठी तो काव्या ने तुरंत चेहरे पर बेचारेपन का नकाब ओढ़ लिया। नायरा ने सपाट लहजे में कहा, तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए काव्या, क्योंकि तुमने अपनी पिछली जिंदगी में ऐसा खाना कभी नहीं देखा होगा। काव्या ने रुआंसे स्वर में नाटक किया, मॉम, मुझे तो बस दीदी की चिंता है। अगर वो नहीं जाना चाहती तो क्या हम उन्हें यहीं नहीं रख सकते? सरला भड़क उठी, खबरदार काव्या, तुम बहुत भोली हो, लेकिन ये लड़की तुम्हारी दया के लायक नहीं है। इसी की वजह से तुम्हें इतने साल अनाथालय में धक्के खाने पड़े। नायरा अपना बैग उठाकर सीढ़ियों की ओर बढ़ी। तभी काव्या ने अपना असली पत्ता फेंका। उसे अग्रवाल परिवार से होने वाली शादी का ख्याल आया, जो उसके भविष्य के लिए अहम थी। मॉम, दीदी की सगाई मिस्टर अग्रवाल से हुई है। अगर ये चली गईं तो उस रिश्ते का क्या होगा? काव्या ने जानबूझकर याद दिलाया। ये रिश्ता वर्मा परिवार के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं था। सरला ने तुरंत नायरा का हाथ पकड़ लिया। तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन पहले लिख कर जाओ कि तुम्हारा इस परिवार और अग्रवाल खानदान की शादी से कोई वास्ता नहीं है। वह रिश्ता मेरी बेटी काव्या के लिए है। काव्या ने फिर मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा, दीदी, मॉम डैड ने आपको पाला है, उनका दिल मत दुखाओ। सरला ने काव्या की तरफ गर्व से देखा। मोहन, देखा हमारी बेटी कितनी समझदार है। जब से काव्या आई है, बिजनेस में भी बाहर आ गई है। 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसके अच्छे भाग्य की वजह से मिले हैं। नायरा ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना फ़ोन निकाला और चुपके से एक मैसेज भेज दिया। फिर उसने मोहन वर्मा की ओर देखकर कहा, क्या आपको वाकई लगता है कि ये तरक्की काव्या की किस्मत से हुई है? और नहीं तो क्या तुम्हारी वजह से? सरला चिल्लाई। तभी मोहन वर्मा का फ़ोन बजा। सेक्रेटरी की घबराई हुई आवाज़ गूंजी, सर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। दोनों इन्वेस्टर्स ने अपने हाथ खींच लिए हैं। उनका कहना है कि पिछले 6 महीनों में जब से आपके परिवार में बदकिस्मती लौटी है, वे रिस्क नहीं ले सकते। आज होने वाली डील कैंसिल हो गई है। मोहन और सरला सन रह गए। 6 महीने, यानी ठीक तब से जब काव्या इस घर में आई थी, जिसे वे लकी चार्म बता रहे थे, क्या वही उनके पतन का कारण थी? मोहन गुस्से से चीखा, 10 अरब का नुकसान, सब बर्बाद हो गया। नायरा ने मजे लेते हुए कहा, मिस्टर और मिसेज वर्मा, अब आप खुद तय कर लीजिए कि इस घर के लिए असली पनौती कौन है। नायरा मुड़ी और बाहर की ओर चल दी। तभी मोहन के फ़ोन पर एक और धमाका हुआ। सर, अग्रवाल कॉर्पोरेशन ने भी पुराना एग्रीमेंट तोड़ दिया है और पेनल्टी भरने को तैयार हैं, लेकिन वे अब हमारे साथ काम नहीं करेंगे। सरला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये सब उस नायरा का किया धरा है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वह चिल्लाती हुई नायरा के पीछे दौड़ी। लेकिन जैसे ही सरला मुख्य गेट पर पहुंची, सामने का नज़ारा देखकर उसके कदम वहीं जम गए। एपिसोड 2। विला के भव्य गेट के सामने एक खटारा, बिजली से चलने वाला तिपहिया वाहन ई रिक्शा आकर रुका। उसके पीछे गत्ते के डिब्बे ऐसे लदे थे मानो वह कबाड़ बीनने वाला हो। ड्राइवर की सीट पर बैठे अधेड़ उम्र के शख्स के कपड़े पुराने थे और उन पर जगह जगह इंजन ऑयल के काले धब्बे लगे थे। जैसे ही उस व्यक्ति की नज़र गेट पर खड़ी नायरा पर पड़ी, वह हक्का बक्का रह गया।
उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, आप ही चौथी मिस होंगी। सामने खड़ी लड़की की सुंदरता किसी चित्रकार की कल्पना जैसी थी, तीखी भौहें, सितारों जैसी आंखें। उसकी नम आंखों में एक अजीब सा गर्व और पवित्रता थी। उसने साधारण से कपड़े पहने थे, लेकिन उसका व्यक्तित्व किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रहा था। नायरा के चेहरे मोहरे में सिंघानिया परिवार की मालकिन और मालिक दोनों की झलक थी। ड्राइवर ने एक ही नज़र में पहचान लिया कि यही वह वारिस है जिसे लेने वह आया है। चौथी मिस, ये संबोधन सुनकर न केवल नायरा रुकी, बल्कि पीछे से तमतमाती हुई आ रही सरला वर्मा भी ठिठक गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि नायरा को कोई इतने सम्मान से मिस कहकर बुलाएगा। एक छोटे से कस्बे की लड़की और मिस। सरला ने एक घृणित हंसी हंसते हुए कहा, चौथी मिस, क्या भद्दा मजाक है। ड्राइवर ने सरला की बातों को अनसुना कर दिया। उसकी नज़र में सरला का व्यवहार किसी लड़ाकू मुर्गी जैसा था। वह सीधे नायरा के पास पहुंचा और बेहद अदब से सिर झुकाकर बोला, मिस, मैं परिवार का ड्राइवर हूं। माफ़ कीजिएगा, मुझे आने में देर हो गई। दरअसल हमारी गाड़ी पास ही खराब हो गई थी। मुझे डर था कि कहीं आप इंतज़ार करके चली न जाएं, इसलिए पास के गैराज से ये तिपहिया उधार लेकर भागता हुआ आया हूं। विला के बाहर खड़े मोहन और काव्या वर्मा ये तमाशा देख रहे थे। उनकी आंखों में मजाक साफ झलक रहा था। हालांकि नायरा उस ड्राइवर के खड़े होने के सलीके से समझ गई थी कि वह कोई साधारण आदमी नहीं है, वह एक प्रशिक्षित अंगरक्षक जैसा लग रहा था। लेकिन सरला और काव्या को तो बस उसके गंदे कपड़े और वह खटारा रिक्शा ही दिख रहा था। काव्या ने मौका न गंवाते हुए सरला का हाथ पकड़ा और तंज कसते हुए बोली, मॉम, क्या यही दीदी के असली पिता हैं? ड्राइवर, जिनका नाम विजय था, ने अपनी घनी भौहें सिकुड़ी। मैं चौथी मिस का पिता कैसे हो सकता हूँ? मैं तो सिंघानिया परिवार का एक अदना सा सेवक हूँ। काव्या के होठों पर एक जहरीली मुस्कान तैर गई। वह नायरा के करीब गई और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, दीदी, अपने इस कबाड़ वाले पिता के साथ चली क्यों नहीं जाती? सच है, कुछ लोगों की किस्मत में अमीरी हजम करना नहीं लिखा होता। उन्हें कचरे के ढेर में ही सुकून मिलता है न? नायरा ने पलटकर काव्या को देखा। 5 फुट 8 इंच की नायरा के सामने काव्या काफ़ी छोटी लग रही थी। नायरा ने अपनी ठंडी निगाहें उस पर जमाईं और कहा, काव्या, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपनी औकात का इतना सही अंदाज़ा है। वाकई तुम्हारी यह सस्ती मानसिकता अमीरी का बोझ नहीं उठा सकती। काव्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा जैसे वह नायरा का मुंह नोच ले, लेकिन नायरा ने उसे दोबारा देखने की जहमत भी नहीं उठाई। वह उस तिपहिया पर बैठने के लिए आगे बढ़ी। उसे देखना था कि उसके असली माता पिता कौन हैं। अगर वे भी वर्मा परिवार जैसे निकले तो वह एक पल भी वहां नहीं रुकेगी। अंकल विजय, चलिए, नायरा ने शांत स्वर में कहा। विजय थोड़ा झिझका। मिस, कृपया बैठिए, मजबूरी थी, वरना मैं आपको इस हालत में कभी नहीं ले जाता। गाड़ी ठीक होते ही सब बदल जाएगा। दरवाजे पर खड़े नौकर आपस में फुसफुसाने लगे। सिंघानिया, जरूर कोई ढोंगी होंगे, खुद को ड्राइवर बता रहा है, जबकि पक्का वही इसका असली बाप है। हाँ, कचरे के डिब्बे में रहने वाले और कितनी रेसी दिखाएंगे। नाटक ही करना था तो कोई ढंग की गाड़ी ले आते, ये टूटा रिक्शा क्यों? बदकिस्मती तो देखो, विजय का सब्र जवाब दे गया। वर्मा परिवार की यह बदतमीजी असहनीय थी। उसने कड़क आवाज में जवाब दिया, वक्त बदलते देर नहीं लगती। हमारी चौथी मिस इतनी कीमती हैं कि तुम जैसे नौकर उनकी धूल के बराबर भी नहीं हो। नायरा को उम्मीद नहीं थी कि विजय उसके सम्मान के लिए लड़ेंगे। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने नौकरों की ओर देखा और एक भविष्यवाणी की तरह कहा, तुम लोग अपनी चिंता करो। ये सोचो कि मोहन वर्मा के घर में और कितने दिन नौकरी बचेगी। जो खुद दिवालिया होने वाला है, वह तुम्हें तनख्वाह क्या देगा? विजय मन ही मन मुस्कुराए। वाह, क्या तेवर है मिस के। सही कहा, दिवालिया ही होंगे ये लोग। नौकर कुछ कहते, उससे पहले विजय ने उन्हें घूरकर चुप करा दिया। रास्ता छोड़ो, मालकिन जा रही हैं। विजय ने रिक्शा स्टार्ट किया और नायरा को लेकर वहां से निकल गए। पीछे नौकर और वर्मा परिवार हक्के बक्के रह गए। क्या सच में वर्मा परिवार बर्बाद होने वाला था? थोड़ी दूर जाने के बाद डामर की सड़क पर रिक्शा रुका। विजय ने पीछे मुड़कर सम्मान से कहा, मिस, कृपया उतरिए। जैसा मैंने कहा था, गाड़ी अब ठीक हो चुकी है। नायरा नीचे उतरी और सामने का नज़ारा देखकर उसके कदम थम गए। वहां एक चमचमाती हुई रोल्स रॉयस खड़ी थी, और वह कोई साधारण मॉडल नहीं, बल्कि एक कस्टम एडिशन थी, पूरी दुनिया में इकलौती। उसकी नंबर प्लेट पर 8 अंकों की एक विशेष सीरीज चमक रही थी। अगर मोहन या सरला ये देख लेते तो शायद उनकी आंखें फटी की फटी रह जातीं। शायद वे बेशर्मी से नायरा के पैरों में गिरकर मदद की भीख मांगने लगते। विजय मैकेनिक का शुक्रिया अदा कर रहे थे। भाई, तुम्हारी मदद और रिक्शा उधार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैकेनिक हतप्रभ था। 8 अंकों वाली नंबर प्लेट और ऐसी गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति कोई ड्राइवर नहीं, बल्कि कोई बड़ा रईस ही हो सकता है।
जैसे ही विजय और नायरा उस शाही गाड़ी में बैठकर निकले, मैकेनिक ने तुरंत अपने फ़ोन से एक फ़ोटो क्लिक की और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। कैप्शन था, अमीरों के शौक भी अजीब हैं, रिक्शा से उतरकर रोल्स रॉयस में एंट्री। फोटो में नायरा का चेहरा धुंधला था, लेकिन गाड़ी की भव्यता साफ दिख रही थी। किस्मत का खेल देखिए, ये पोस्ट मोहन वर्मा की नज़र में आ गई। वही मैकेनिक मोहन की गाड़ियां भी चीक करता था। तभी एक नौकरानी ने आकर सूचना दी, साहब नायरा कुछ भी लेकर नहीं गई, उसके कपड़े, उसका सामान सब कमरे में ही पड़ा है। सरला ने नाक से कुड़ी, अच्छा हुआ, अगर वह एक सुई भी ले जाती तो मैं पुलिस बुला लेती। उसके फटे पुराने कपड़े फेंक दो। नौकरानी के जाने के बाद मोहन ने अपना फ़ोन सरला को दिखाया। सरला, ज़रा ये देखो, क्या ये नायरा नहीं है? वह ड्राइवर रिक्शा नहीं, बल्कि रोल्स रॉयस चला रहा है। सरला ने तस्वीर देखी और ज़ोर से हंस पड़ी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? नायरा और रोल्स रॉयस, नामुमकिन। वह तो कोई और रईसजादी होगी जिसने इत्तेफाक से नायरा जैसे कपड़े पहने होंगे। काव्या भी तस्वीर देखकर हैरान थी, उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई, लेकिन उसने भी बात संभाली, हाँ डैड, ये बस एक संयोग है। सरला ने ताना मारा, वह रोल्स रॉयस में तभी बैठ सकती है जब वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बेटी हो। उसी वक्त गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी नायरा को विजय से अपने परिवार की असलियत पता चली। वह भी सन्न रह गई। क्या वह सचमुच दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बेटी थी? एपिसोड 3, चौथी मिस। आपके पिता का नाम विक्रम सिंघानिया है और आपकी मां मीरा सिंघानिया हैं। आपके 3 बड़े भाई भी हैं जो आपसे मिलने के लिए बेताब हैं। विजय अंकल की यह एक लाइन सुनते ही नायरा के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। विक्रम सिंघानिया, ये नाम तो दुनिया के हर कोने में गूंजता है। वह दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे। नायरा को अपनी दोस्त सिमरन का वह मजाक याद आ गया। नायरा, कभी कभी सोचती हूँ कि किसकी किस्मत बड़ी है, तेरी या उस अरबपति विक्रम सिंघानिया की। तब ये सिर्फ एक मजाक था, लेकिन आज वही नाम उसकी हकीकत बन गया था। नायरा ने अविश्वास से पूछा, कहीं आप उसी विक्रम सिंघानिया की बात तो नहीं कर रहे जो सबसे अमीर आदमी हैं? विजय मुस्कुराए, मिस, आप बहुत समझदार हैं। जी हाँ, आप उन्हीं विक्रम सिंघानिया की इकलौती बेटी हैं। नायरा पलकें झपकाना भूल गई। उसकी लंबी पलकों की छाया उसकी गहरी आंखों पर पड़ रही थी। वह सचमुच एक राजकुमारी थी। उसने खुद को संभाला और विजय से कहा, अंकल, क्या हम पहले बैंक चल सकते हैं? मोहन वर्मा ने उसे जो चेक दिया था उसे कैश कराना जरूरी था। वह जानती थी कि वर्मा परिवार कितना नीच हो सकता है, अगर उन्होंने चेक कैंसिल कर दिया तो दिक्कत होगी। बैंक पहुंचकर नायरा ने तेजी से वह चेक, जिसकी कीमत 1 अरब थी, कैश कराया और अपने पर्सनल अकाउंट में डाल दिया। पैसा हाथ में आते ही उसे सुकून मिला। अब वह वर्मा परिवार के रहमो करम पर नहीं थी। विजय अंकल की मदद के बदले वह उनके लिए पानी की बोतल खरीदने पास की दुकान पर गई। जैसे ही वह लौटी, उसने देखा कि सड़क किनारे भीड़ जमा है। जमीन पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बेसुध पड़े थे। लोग घेरा बनाए खड़े थे, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आ रहा था। अरे, इसे मत छुओ, आजकल ज़माना खराब है, मदद करने जाओ और खुद ही फंस जाओ। हाँ, अगर यह मर गया तो इल्ज़ाम हम पर आ जाएगा। नायरा एक डॉक्टर थी, वह किसी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं छोड़ सकती थी। तभी भीड़ में से एक युवक ने अपना फ़ोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू करते हुए कहा, डॉक्टर साहिबा, आप इलाज शुरू कीजिए। मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर कोई भी आप पर झूठा इल्ज़ाम लगाएगा तो यह सबूत काम आएगा। नायरा ने उस युवक को धन्यवाद दिया और बुजुर्ग के पास झुक गई। उसकी उंगलियां नब्ज़ पर थिरकीं। स्थिति गंभीर थी। उसने अपने बैग से एक कपड़े का पाउच निकाला जिसमें चांदी की सुइयां थीं। वह इलाज शुरू करने ही वाली थी कि एक तीखी आवाज़ आए, रुको, तुम क्या कर रही हो? एक महिला ने पीछे से नायरा को जोरदार धक्का दिया। नायरा, जो मार्शल आर्ट्स में भी माहिर थी, ने फुर्ती से खुद को बचाया। नतीजा ये हुआ कि धक्का देने वाली महिला खुद मुंह के बल जमीन पर जा गिरी। रिकॉर्डिंग कर रहे युवक ने कहा, आंटी, शर्म नहीं आती? एक तो आप मदद नहीं कर रही, ऊपर से डॉक्टर को रोक रही हैं। तभी एक और बुजुर्ग व्यक्ति, रामू काका, बदहवास होकर वहां पहुंचे और जमीन पर पड़े व्यक्ति के पास बैठकर रोने लगे, मालिक, मालिक, आंखें खोलिए। धक्का देने वाली महिला, डॉक्टर सिया, उठी और चिल्लाए, रामू काका, ये लड़की मालिक को मार डालेगी। मैं फैमिली डॉक्टर हूँ, मुझे देखने दीजिए। नायरा ने शांत लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, अगर आपने अभी अपना समय बर्बाद किया तो ये नहीं बचेंगे। डॉक्टर सिया ने नायरा को ऊपर से नीचे तक देखा, साधारण कपड़े, कम उम्र। उसने ताना मारा, तुम तो स्कूल की बच्ची लगती हो, तुम क्या इलाज करोगी? हटो यहाँ से। डॉक्टर सिया ने रामू काका को आदेश दिया, इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। सड़क पर इलाज संभव नहीं है। नायरा ने अपनी बाहें बांधी और एक चेतावनी दी, अगर इन्हें अभी हिलाया गया तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही इनकी मौत हो जाएगी। भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आए। वह एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे।
उन्होंने मरीज को देखा और निराश होकर सिर हिलाया, माफ करना लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, इन्हें बचाया नहीं जा सकता। डॉक्टर सिया ने मौका देखकर कहा, देखा, प्रोफेसर शर्मा भी यही कह रहे हैं। तुम क्या चीज़ हो? नायरा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने चुनौती दी, कौन कहता है कि इन्हें बचाया नहीं जा सकता? मैं बचा सकती हूँ। डॉक्टर सिया हंस पड़ी, अगर तुमने इन्हें बचा लिया तो मैं सबके सामने घुटने टेक कर तुम्हें अपनी दादी मान लूंगी। नायरा के होठों पर एक विजयी मुस्कान तैर गई। शर्त मंजूर है। बिना एक पल गंवाए नायरा ने बिजली की गति से चांदी की सुइयां बुजुर्ग के शरीर के विशेष एक्यूपॉइंट्स पर चुभो दीं। उसकी तकनीक इतनी सटीक और तेज थी कि प्रोफेसर शर्मा की आंखें फटी रह गईं। ये तो 9 क्रांतियों की संजीवनी विद्या है। ये तो लुप्त हो चुकी थी। तुम्हें ये कैसे आती है? प्रोफेसर बड़बड़ाए। तभी चमत्कार हुआ। खां खां, जमीन पर पड़े बुजुर्ग ने खांसना शुरू कर दिया और अपनी आंखें खोल दीं। मालिक जाग गए। रामू काका खुशी से चिल्लाए। डॉक्टर सिया का चेहरा देखने लायक था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली सी दिखने वाली लड़की ने मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर दिया। नायरा ने सुइयां वहीं रहने दी और बोली, अब इन्हें अस्पताल ले जा सकते हैं। रामू काका ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी क्या तुम भी साथ चलोगी? अगर रास्ते में मालिक को कुछ हो गया तो? डॉक्टर सिया ने फिर जहर उगला, यह आने की हिम्मत नहीं करेगी। ये तो बस तुक्का था। नायरा ने ठंडी नज़रों से डॉक्टर सिया को देखा। मैं ज़रूर चलूंगी, आखिर किसी को अपनी शर्त पूरी करनी है और मेरे सामने घुटने जो टेकने हैं। अस्पताल के कॉरिडोर में भारी तनाव था। तभी वहां सूट बूट में एक व्यक्ति अपने अंगरक्षकों के साथ दाखिल हुआ। उसका कद लंबा था, चेहरा बेहद आकर्षक लेकिन भावशून्य। उसकी आंखों में एक ऐसा रोब था जो किसी को भी झुका दे। वह मिस्टर अग्रवाल थे, शहर के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक। डॉक्टर सिया ने उसे देखते ही दौड़ लगाए और घड़ियाली आंसू बहाते हुए बोली, मिस्टर अग्रवाल, आप सही समय पर आए। ये लड़की, यह एक ढोंगी है। इसने अभी अभी बड़े मालिक को मारने की कोशिश की थी। मिस्टर अग्रवाल की सर्द निगाहें सीधे नायरा पर जाकर टिक गईं। माहौल में सन्नाटा छा गया। एपिसोड 4। नायरा को यकीन नहीं हो रहा था कि यह महिला अपनी गलती छुपाने के लिए इतना सफ़ेद झूठ बोल सकती है। डॉक्टर सिया ने घबराहट में फिर से जहर उगला, मिस्टर अग्रवाल, आपको तुरंत कुछ करना होगा। ये लड़की डॉक्टर होने का ढोंग कर रही है। इसके इरादे नेक नहीं हैं। मिस्टर अग्रवाल ने एक तीखी और बर्फीली नज़र डॉक्टर सिया पर डाली। उनकी आंखों में ऐसा खौफ था कि डॉक्टर सिया की रूह कांप गई। डॉक्टर सिया, मिस्टर अग्रवाल की भारी और ठंडी आवाज़ गूंजी, क्या अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे अपने मामले कैसे निपटाने हैं? मिस्टर अग्रवाल 2 कदम आगे बढ़े और सीधे नायरा के सामने आकर खड़े हो गए। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि अच्छे अच्छे घबरा जाएं, लेकिन नायरा शांत खड़ी रही। मुझे सच बताओ, क्या हुआ था? उन्होंने नायरा की आंखों में देखते हुए पूछा। नायरा ने बिना पलक झपकाए सपाट आवाज में कहा, मैंने ही तुम्हारे दादाजी की जान बचाई है। अगर हम इस डॉक्टर के भरोसे रहते तो अब तक वे मर चुके होते। डॉक्टर सिया ने चीख कर कहा, मिस्टर अग्रवाल, ये झूठ बोल रही है। ये बस दादाजी के जरिए आप तक पहुंचने का रास्ता बना रही है। यह एक चाल है। नायरा ने चिढ़कर जवाब दिया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं तो ये भी नहीं जानती कि यह आदमी कौन है। मुझे इससे क्या लेना देना? नायरा के चेहरे पर एक ऐसी बेरुखी और स्वाभिमान था जैसे वह किसी बर्फ से ढके पहाड़ की चोटी पर खिला हुआ फूल हो, सुंदर मगर अपनी ही दुनिया में मग्न। उसका रवैया साफ कह रहा था, मुझसे दूर रहो। मिस्टर अग्रवाल की बादामी आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई। उन्हें नायरा का ये बेबाक और निडर अंदाज दिलचस्प लगा। लेकिन जैसे ही वे डॉक्टर सिया की तरफ मुड़े, उनकी आंखों में फिर से अंगारे दहक उठे। क्या मैंने तुम्हें बोलने की इजाज़त दी? हॉल में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर सिया का गला सूख गया, वह एक शब्द भी नहीं बोल पाए। वो, मिस्टर अग्रवाल, मैं तो बस। तभी रामू काका, जो अस्पताल की औपचारिकताएं पूरी करके लौटे थे, वहां आ पहुंचे। छोटे मालिक, शुक्र है आप आ गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इस लड़की ने बड़े मालिक को बचा लिया, वरना आज तो अनर्थ हो जाता। रामू काका की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने गुस्से से डॉक्टर सिया की ओर इशारा किया। छोटे मालिक, ये डॉक्टर सिया ही थी जिसने इलाज रोकने की कोशिश की थी। अगर हम इसकी बात मान लेते तो बड़े मालिक नहीं बचते। ये डॉक्टर नहीं, यमदूत है। डॉक्टर सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गिड़गिड़ाने लगी, मिस्टर अग्रवाल, मैंने तो बस सावधानी बरती थी। मैं तो उनकी देखभाल। रामू काका भड़क उठे। बड़े मालिक बिल्कुल स्वस्थ थे। जब से तुम उनकी देखभाल कर रही हो, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। आज जो हुआ वह तुम्हारी ही लापरवाही थी। डॉक्टर सिया का चेहरा फक पड़ गया। उसी वक्त अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर मेहरा प्रोफेसर शर्मा के साथ दौड़ते हुए वहां आए।
मिस्टर अग्रवाल ने डॉक्टर मेहरा को देखा। उनकी आवाज़ में कड़वाहट थी। डॉक्टर मेहरा, क्या यही वह काबिल डॉक्टर है जिसकी आपने सिफारिश की थी? इसने आज मेरे दादाजी को लगभग मार ही डाला था। डॉक्टर मेहरा पसीने पसीने हो गए। उन्होंने तुरंत पाला बदलते हुए डॉक्टर सिया को घूरा। सिया, क्या तुमने बड़े मालिक की देखभाल में ऐसी लापरवाही की? डॉक्टर सिया ने रोते हुए सफाई दी, मामा जी, मेरा मतलब डॉक्टर मेहरा, मुझे लगा कि किसी ने उन्हें जहर दिया है, इसलिए। नायरा ने बीच में टोकते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर शक है तो पुलिस बुला लो, वहां सीसीटीवी कैमरा लगा था, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर सिया की बोलती बंद हो गई। वहां कैमरा था, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। नायरा ने ताना मारा, इलाज करना आता नहीं और इल्जाम दूसरों पर लगा रही हो। ऐसे डॉक्टरों की वजह से ही मरीज मारे जाते हैं। प्रोफेसर शर्मा ने भी सहमति जताई, ये लड़की सही कह रही है। डॉक्टर मेहरा, आपके अस्पताल का स्तर इतना गिर गया है। प्रोफेसर शर्मा नायरा से बेहद प्रभावित थे। इतनी कम उम्र में ऐसा ज्ञान और संजीवनी विद्या का प्रयोग, यह कोई साधारण लड़की नहीं थी। डॉक्टर मेहरा अपनी साख बचाने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने डॉक्टर सिया पर चिल्लाते हुए कहा, तुमने मेरी नाक कटवा दी, आज और अभी से तुम बर्खास्त हो। कल से अस्पताल में अपना चेहरा मत दिखाना। मामा जी चुप, अगर एक शब्द और बोला तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें पूरे शहर में कहीं नौकरी न मिले। डॉक्टर मेहरा ने उसे धमकाया। डॉक्टर सिया सुन्न रह गई। उसका करियर, उसका घमंड, सब एक पल में चकनाचूर हो गया। वह किसी जिंदा लाश की तरह लड़खड़ाते हुए वहां से चली गई। माहौल शांत हुआ तो मिस्टर अग्रवाल ने अपने सेक्रेटरी गौरव की ओर इशारा किया। गौरव ने एक चेक नायरा की ओर बढ़ाया। मिस, यह मिस्टर अग्रवाल की तरफ से एक छोटी सी भेंट है, कृपया स्वीकार करें। नायरा ने चेक देखा। उस पर लिखी रकम में इतने शून्य थे कि किसी का भी सिर चकरा जाए, लेकिन नायरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने चुपचाप चेक ले लिया। उसने जान बचाई थी और यह उसकी फीस थी। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं थी। मिस्टर अग्रवाल ने पूछा, मेरे दादाजी को बचाने के लिए शुक्रिया। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? नायरा। प्रोफेसर शर्मा चौंक गए। नायरा, यह अजीब है। नौक्रांतियों वाली संजीवनी विद्या तो प्राचीन वैद्य परिवार की धरोहर थी। वे सोच में पड़ गए, ये लड़की आखिर है कौन? तभी एक नर्स ने आकर खबर दी, बड़े मालिक को होश आ गया है। मिस्टर अग्रवाल ने नायरा की ओर देखा। मिस नायरा, क्या आप एक बार चलकर दादाजी को देख सकती हैं? मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है। डॉक्टर मेहरा को ये बात चुभी, लेकिन वे कुछ कह नहीं सके। मिस्टर अग्रवाल का आदेश पत्थर की लकीर था। नायरा ने सोचा कि उसने 1 अरब का चेक लिया है तो काम पूरा करना उसका फर्ज है। ठीक है, चलिए। नायरा मिस्टर अग्रवाल के पीछे पीछे वार्ड में दाखिल हुई। बिस्तर पर लेटे बड़े मालिक की नज़र जैसे ही नायरा पर पड़ी, उनकी आंखों में चमक आ गई। वे खुशी से चहक उठे। अरे मेरी पोती बहू, तुम आखिरकार आ ही गई। नायरा, यह क्या हो रहा है? पोती बहू। एपिसोड 5। विक्की अग्रवाल ने एक गहरी और बेबस सांस छोड़ी। दादाजी, ये नायरा हैं। इन्होंने ही आपकी जान बचाई है। जैसे ही बड़े मालिक की नज़र नायरा पर पड़ी, उनके चेहरे के भाव पल भर में बदल गए। सामने एक बेहद खूबसूरत, शांत और शालीन लड़की खड़ी थी। उन्होंने नायरा को देखा, फिर अपने सबसे बड़े पोते विक्की को। उनकी अनुभवी नज़रों ने तुरंत फैसला कर लिया, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बड़े मालिक के दिमाग में खिचड़ी पकने लगी, अगर यह अभी मेरी पोती बहू नहीं है तो क्या हुआ? भविष्य में तो बन सकती है। इस विचार के आते ही उस सख्त और गंभीर बुजुर्ग के चेहरे पर एक शरारती और मीठी मुस्कान तैर गई। नायरा का दिमाग चकरा गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि अभी तक गुस्से में दिखने वाला ये बुजुर्ग अचानक इतना मेहरबान क्यों हो गया है। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी बहुत ही चालाक लोमड़ी के जाल में फंस गई हो। विक्की ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह अपने दादाजी को नस नस से जानता था। जाहिर है वे कोई नई योजना बना रहे थे। बड़े मालिक ने अपनी भारी और प्रभावशाली आवाज में मिठास घोलते हुए कहा, नायरा बेटी, मेरा जीवन बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है और मुझे इसका बदला चुकाना चाहिए। नायरा ने विनम्रता से सिर हिलाया। मिस्टर विक्की ने मेरी फीस का भुगतान कर दिया है। आपको एहसानमंद होने की ज़रूरत नहीं है। एक डॉक्टर का धर्म ही जान बचाना है। बड़े मालिक ने तकिए का सहारा लेते हुए नायरा को परखा। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही स्वाभिमानी भी। ऐसे कैसे? जान की कीमत पैसों से नहीं चुकती। नायरा, सच सच बताना, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अचानक पूछे गए इस सवाल ने नायरा को चौंका दिया। उसने संकोच करते हुए जवाब दिया, जी नहीं। ये सुनते ही बड़े मालिक की आंखों में चमक आ गई। विक्की ने नायरा की असहजता को भांप लिया और ठंडे स्वर में कहा, दादाजी आप ठीक हो गए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे।
बड़े मालिक ने विक्की को डांटने वाली नज़र से देखा, फिर मुस्कुराते हुए नायरा की ओर मुड़े। नायरा, मेरे इस पोते के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? 25 साल का है, कोई बुरी आदत नहीं है और देखने में भी ठीक ठाक है। चूंकि तुमने मेरी जान बचाई है तो क्यों न मैं इस पोते को ही तुम्हें सौंप दूं। हिसाब बराबर। नायरा, विक्की। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। हालांकि साथ खड़े होकर वे वाकई किसी शाही जोड़े जैसे लग रहे थे। नायरा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए स्थिति संभाली। लगता है आप अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। मैं चलती हूँ। वह वैसे भी लेट हो रही थी। अपने असली माता पिता के घर जाने के बजाय वह यहाँ फंस गई थी। नायरा बिना पलटे तेजी से बाहर निकल गई। विक्की ने उसे जाते देखा और तुरंत उसके पीछे लपका। नायरा, 1 मिनट। नायरा रुकी और पीछे मुड़ी। उसकी नज़रें विक्की की गहरी और तीक्ष्ण आंखों से टकराईं। विक्की ने अपना फ़ोन निकाला और उसे नायरा की ओर बढ़ाते हुए एक पेशेवर बहाना बनाया। दादाजी की तबीयत अभी पूरी तरह स्थिर नहीं है। अगर उन्हें फिर से कुछ हुआ तो बेहतर होगा कि आप अपना नंबर दे दें ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं तुरंत संपर्क कर सकूं। नायरा ने एक पल सोचा, फिर फ़ोन लिया और अपना नंबर सेव करके वापस थमा दिया। इसके बाद वह बिना कुछ बोले वहां से चली गई। विक्की फ़ोन हाथ में लिए वहीं खड़ा रहा। उसकी नज़रें तब तक नायरा का पीछा करती रहीं जब तक वह सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति के पास नहीं पहुंच गई। नायरा और ड्राइवर विजय के बीच कुछ बात हुई और फिर वे दोनों चले गए। विक्की के सेक्रेटरी गौरव ने हैरानी से कहा, सर, वह आदमी तो सिंघानिया ग्रुप का ड्राइवर लग रहा है। इतनी मशहूर डॉक्टर और सिंघानिया परिवार का ड्राइवर, इनका क्या कनेक्शन हो सकता है? कहीं यह उनकी चौथी मिस तो नहीं? विक्की ने उस दिशा में देखा जहां से नायरा ओझल हुई थी, फिर फ़ोन में सेव किए गए नंबर को देखा और वापस अस्पताल के कमरे की ओर मुड़ गया। अंदर बड़े मालिक का मूड विक्की को अकेले लौटते देख खराब हो चुका था। क्या देख रहे हो? बड़े मालिक ने झुंझलाते हुए कहा। ऐसे ही सुस्त रहे तो जीवन भर कुंवारे मरोगे। विक्की ने सपाट जवाब दिया, दादाजी आप भी तो अकेले ही हैं। बड़े मालिक का मुंह खुला का खुला रह गया। बदमाश लड़के, अब बड़ा हो गया है तो दादा का मजाक उड़ाएगा। फिर वे मुद्दे पर आए, सुनो, क्या तुम सचमुच वर्मा परिवार की उस लड़की से शादी नहीं करोगे? ये वादा मैंने और तुम्हारे दादा वर्मा ने बरसों पहले किया था। विक्की ने साफ इनकार कर दिया। दादाजी, जमाना बदल गया है। आपने बिना मेरी मर्जी के मेरी शादी तय कर दी। वह सौदा आपका था, मेरा नहीं। अरे एक बार मिल तो लो, हो सकता है वह तुम्हें पसंद आ जाए। बड़े मालिक ने मनाने की कोशिश की। वह चाहे अप्सरा ही क्यों ना हो, मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। विक्की का फैसला अटल था। बड़े मालिक गुस्से से लाल हो गए। तो फिर तुम्हें कौन पसंद है? कहीं वह चिपकू लड़की तो नहीं जो तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है? या फिर तुम्हें लड़कियों में कोई रुचि ही नहीं है? विक्की का चेहरा पत्थर की तरह सख्त बना रहा। दादाजी, आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। वह बड़े मालिक को बड़बड़ाता छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। बड़े मालिक ने अपना सिर पकड़ लिया। उन्होंने तुरंत रामू काका को बुलाया। पता लगाओ कि यह नायरा असल में कौन है। मुझे हर हाल में वह लड़की अपने घर की बहू के रूप में चाहिए। उधर रोल्स रॉयस शहर के सबसे पॉश इलाके मानसून बे की ओर दौड़ रही थी। यह इलाका पहाड़ों और झीलों के बीच बसा था, जहां सिर्फ शहर के सबसे रईस लोग रहते थे। गाड़ी एक विशालकाय और बेहद खूबसूरत विला के सामने रुकी। विजय ने आदर के साथ दरवाज़ा खोला। मिस, हम घर आ गए। नायरा अपना बैग लेकर उतरी। सामने खड़ी इमारत किसी महल से कम नहीं थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या उसके असली माता पिता सचमुच इतने अमीर थे? ये तो कल्पना से भी परे था। दरवाजे पर एक जोड़ा उसका इंतजार कर रहा था। एक अधेड़ उम्र का पुरुष जिसके चेहरे पर रोब और गरिमा थी, और एक बेहद सुंदर महिला जिसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था। विक्रम और मीरा सिंघानिया। जैसे ही उनकी नज़र नायरा पर पड़ी, वे भावुक हो उठे। नायरा के चलने के अंदाज में एक अलग ही आत्मविश्वास था। साधारण कपड़ों में भी वह किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो बता रहा था कि वह किसी भी परिस्थिति में नहीं टूट सकती। विक्रम और मीरा से रहा नहीं गया। वे तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरे। मीरा ने दौड़कर नायरा को अपनी बाहों में भर लिया। मेरी बेटी, मेरी बच्ची। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। विक्रम सिंघानिया की भी आंखें भर आईं। उन्होंने भारी आवाज में कहा, शुक्र है भगवान का, तुम वापस आ गई। सब कुछ ठीक हो गया। नायरा का शरीर पहले थोड़ा अकड़ा, लेकिन फिर उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। सरला वर्मा ने उसे कभी ऐसे गले नहीं लगाया था। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार किसी ने उसे इतने प्यार से कब छुआ था। मीरा ने नायरा का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे निहारने लगी। नायरा की शक्ल विक्रम और मीरा का मिला जुला रूप थी, लेकिन वह उनसे भी कहीं ज्यादा सुंदर थी। दूधिया रंगत और सितारों जैसी आंखें। चलो बेटा, अंदर चलो। मीरा ने प्यार से उसका हाथ थामा। मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया है। आज हम सब साथ बैठकर खाएंगे।
विक्रम ने खुद उसका बैग उठाया और वे तीनों विला के अंदर दाखिल हुए। आज सिंघानिया परिवार पूरा हो गया था। एपिसोड 6। मीरा सिंघानिया ने नायरा का हाथ थामते हुए अपनी नम आंखें उठाईं। नायरा, हमें सपने में भी नहीं पता था कि अस्पताल की उस नर्स ने हमारे बच्चों को बदल दिया था। अगर वर्मा परिवार ने हमसे संपर्क नहीं किया होता तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि रिया हमारी असली बेटी नहीं थी। आज तुम्हें पाकर ऐसा लग रहा है जैसे हमारी दुनिया पूरी हो गई। विक्रम सिंघानिया की आंखों में एक पिता का अपार स्नेह था। उन्होंने प्यार से कहा, बेटी, यहाँ बिल्कुल भी संकोच मत करना। ये तुम्हारा ही घर है और यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। तुम जो चाहो वह खरीद सकती हो। इतना कहकर उन्होंने अपनी जेब से एक ब्लैक कार्ड निकाला और नायरा के हाथ में रख दिया। ये तुम्हारे लिए, इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिलहाल इससे तुम 50 अरब तक की कोई भी चीज़ खरीद सकती हो। तभी मीरा सिंघानिया ने भी अपना पर्स खोला और नायरा को एक और ब्लैक कार्ड थमा दिया। और यह मेरी तरफ से, इसे अपनी खुशियों के लिए खर्च करो। नायरा ने दोनों कार्ड टेबल पर रख दिए और शांत भाव से कहा, शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अपने पैसे हैं। विक्रम और मीरा ने एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा कि शायद उनकी बेटी शर्मिंदा हो रही है। आखिर एक 18 साल की लड़की के पास इतना पैसा कहाँ से होगा। नायरा का चेहरा गंभीर था, वह मजाक नहीं कर रही थी। फिर भी माता पिता का दिल नहीं माना। उन्होंने ज़बरदस्ती कार्ड वापस नायरा के हाथों में थमा दिए। मेरी बच्ची, मना मत करो, यह माँ का प्यार है। अगर तुम इसे नहीं लोगी तो मेरा दिल टूट जाएगा, मीरा ने भावुक होकर कहा। उनकी आंखों से आंसू छलक आए। नायरा के पास अब कोई चारा नहीं था। किसी को रोता देख उसे अच्छा नहीं लगता था, खासकर अपनी माँ को। उसने कार्ड स्वीकार कर लिए। विक्रम ने मजाक करते हुए अपना सीना पकड़ा। अरे, माँ का कार्ड ले लिया और पापा का नहीं? क्या पापा से प्यार नहीं है? नायरा को ये सब बहुत नया लग रहा था। इतनी आत्मीयता, इतना उत्साह, वह इसके लिए तैयार नहीं थी। भले ही ये उसके सगे माता पिता थे, लेकिन 18 साल की दूरी एक पल में नहीं मिट सकती थी। उसने बस इतना कहा, धन्यवाद मम्मी पापा। शब्द अभी उसके गले से नहीं निकल पा रहे थे। विक्रम और मीरा को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उनके लिए उनका खोया हुआ रत्न वापस मिल गया था, यही काफ़ी था। विक्रम ने एक शॉपिंग बैग से दस्तावेज़ों का एक मोटा पुलिंदा निकाला। बेटा, मुझे नहीं पता था तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने शहर की 10 दुकानें, 10 विला और एक पूरी रिहायशी इमारत तुम्हारे नाम कर दी है। फिर उन्होंने चाबियों का एक गुच्छा निकाला। और यह भी, मुझे तुम्हारी पसंद की कार नहीं पता थी, तो मैंने 1 दर्जन अलग अलग ब्रांड की गाड़ियां खरीद लीं। जो मन करे चलाओ। नायरा हक्की बक्की रह गई। ये तो पागलपन था। वह मना करने ही वाली थी कि मीरा ने भी कागज़ों का बंडल मेज़ पर पटक दिया। विक्रम से कम नहीं हूं मैं। मैंने तुम्हारे लिए एक रिजॉर्ट, 2 कंपनियां और विदेशों में 10 विला खरीदे हैं, साथ में एक फार्म हाउस और अंगूर का बाग भी। नायरा, क्या इन लोगों को पैसे उड़ाने की बीमारी है? उसका चेहरा अभी भी शांत था। उसने कहा, यह बहुत ज़्यादा है, मैं इसे नहीं ले सकती। मीरा ने नायरा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। नायरा, हमने 18 साल तुम्हें खोया है। तुम न जाने किन तकलीफ़ों से गुजरी होगी। ये दौलत उस वक्त की भरपाई तो नहीं कर सकती, लेकिन ये हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। प्लीज़, हमें मना मत करना। माता पिता की ऐसी भावुक अपील के सामने नायरा झुक गई। ठीक है, धन्यवाद। दंपति के चेहरों पर सुकून आ गया। मीरा ने बात बदली, तुम्हारे तीनों भाई अभी शहर से बाहर हैं। और दादाजी, वो अभी लिंगराज मंदिर में हैं, दादी के लिए प्रार्थना करने गए हैं। वो अगले महीने तक नहीं आएंगे। दादी को क्या हुआ? नायरा ने पूछा। मीरा ने उदास होकर बताया, कुछ दिन पहले तुम्हारी दादी सीढ़ियों से गिर गई थीं। रिया ने उन्हें बचाया और अस्पताल ले गई। जान तो बच गई, लेकिन अब वे कोमा जैसी हालत में हैं। विक्रम ने जोड़ा, बस इसीलिए दादाजी ने घर आना छोड़ दिया है। वे मंदिर और अस्पताल के बीच ही रहते हैं। माहौल थोड़ा गमगीन हो गया तो मीरा ने कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। 3री मंजिल पर है, मैंने खुद उसे सजाया है। लिफ्ट से 3री मंजिल पर पहुंचकर मीरा ने दरवाज़ा खोला। कमरा क्या था, एक परियों की दुनिया थी। हर जगह प्यारे सॉफ्ट टॉयज और गुड़िया सजी थीं। 100 वर्ग मीटर का तो सिर्फ कमरा था, जिसके साथ एक विशाल ड्रेसिंग रूम भी था। थोड़ा आराम कर लो बेटा, मीरा ने कहा। आज मैं और तुम्हारे पापा खुद तुम्हारे लिए खाना बनाएंगे। तुम्हें हमारे हाथ का स्वाद चखना होगा। हाँ बेटा, मैं भी शेफ से कम नहीं हूँ, विक्रम ने हंसते हुए कहा। नायरा को वर्मा परिवार की याद आ गई, जिन्होंने कभी उसे पानी तक नहीं पूछा था। और यहाँ उसके असली माता पिता उसके लिए कुकिंग करने को बेताब थे। शुक्रिया, मेरा मतलब, ठीक है, नायरा ने कहा। परिवार में नो फॉर्मेलिटी, मीरा ने जाते जाते कहा। दरवाज़ा बंद होने के बाद नायरा ड्रेसिंग रूम में गई और सन रह गई। अलमारियां गहनों से भरी पड़ी थीं। सिर्फ सोना नहीं, बल्कि बेशकीमती हीरे।
उसने एक अंगूठी उठाई, उसमें जड़ा हीरा कम से कम 10 कैरेट का होगा। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। काव्या वर्मा का व्हाट्सएप मैसेज था। उसने एक फ़ोटो भेजी थी जिसमें सरला उसे एक महंगे स्टोर में ड्रेस दिला रही थी। मैसेज में लिखा था, दीदी देखो ना, मॉम मानती ही नहीं, ज़बरदस्ती नई ड्रेस दिला रही हैं। ओह, आप तो गांव पहुंच गई होंगी। वहां की गंदगी में एडजस्ट हो पा रही हैं या नहीं? नायरा के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अपने सामने रखे बेशकीमती हीरों और गहनों की एक फ़ोटो क्लिक की और भेज दी। कैप्शन, एडजस्ट बिल्कुल नहीं। रोज़ सुबह उठकर इतने सारे हीरे जवाहरात देखती हूँ तो सिर दर्द हो जाता है कि आज कौन सा पहनूं। फिर उसने खिड़की के पास जाकर हाथ में दोनों ब्लैक कार्ड पकड़े और एक और फोटो भेजी। कैप्शन, उफ, पापा और मम्मी ने ये अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड दिए हैं। समझ नहीं आ रहा आज शुरुआत किससे करूं। काव्या वर्मा ने जैसे ही ये तस्वीरें देखी, उसका खून खौल उठा। जलन के मारे उसका चेहरा लाल हो गया। वह नायरा को नीचा दिखाना चाहती थी, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया था। एपिसोड 7। सरला वर्मा ने एक तिरस्कारपूर्ण नज़र नायरा के भेजे हुए मैसेज पर डाली और जोर से हंसी। काव्या, तुम कितनी भोली हो। ये सब दिखावा है। नायरा ये फोटो इंटरनेट से निकाल कर भेज रही है ताकि अपनी गरीबी छुपा सके। असलियत तो यह है कि वह अब भिखारियों जैसी हालत में होगी। काव्या को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन जैसे ही उसने जवाब देने के लिए टाइप किया, पता चला कि नायरा ने उसे ब्लॉक कर दिया है। काव्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह चीखना चाहती थी, लेकिन तभी काउंटर से आवाज़ आई, मैडम, कार्ड डिक्लाइन हो गया है। इसमें पर्याप्त बैलेंस नहीं है, कैशियर ने कहा। सरला सन रह गई। उसने तुरंत अपने पति मोहन वर्मा को फ़ोन लगाया, लेकिन उधर से सिर्फ फटकार मिली। तुम्हें बस खरीदारी करनी है। यहाँ कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है और तुम शॉपिंग कर रही हो। घर आओ तुरंत, और कितना शर्मिंदा करोगी। सरला ने फ़ोन मुट्ठी में भींच लिया। उसका चेहरा फक पड़ गया था। काव्या, चलो, यहाँ के कपड़े कुछ खास नहीं हैं, हम किसी और दुकान से ले लेंगे। सरला ने बहाना बनाया और काव्या को खींचते हुए वहाँ से निकल गई। उन्हें डर था कि कहीं कोई और तमाशा ना हो जाए। उधर शहर के सबसे महंगे मॉल में नज़ारा कुछ और ही था। नायरा अपनी असली माँ मीरा सिंघानिया के साथ थी। चारों तरफ लग्जरी ब्रांड्स की चकाचौंध थी। माँ, मेरा मतलब आंटी, नायरा ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरे पास काफ़ी कपड़े हैं, मुझे सच में इनकी ज़रूरत नहीं है। मीरा ने नायरा की ओर देखा। उनकी आवाज़ में इतना प्यार था कि नायरा का दिल पिघल गया। बेटा, मैंने तुम्हारे 18 साल खोए हैं। मैं जानती हूँ कि कपड़ों से वह समय वापस नहीं आएगा, लेकिन मुझे अपनी मर्जी करने दो, प्लीज़। नायरा ने हार मान ली और सिर हिला दिया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मीरा सिंघानिया शॉपिंग नहीं कर रही थी, वे तो जैसे पूरा मॉल खरीदने निकली थीं। ये भी पैक करो और वह भी। उस रैक के सारे डिज़ाइन दे दो, मीरा लगातार ऑर्डर दे रही थीं। नायरा ने घबराकर मीरा का हाथ पकड़ा। इतने कपड़े, मैं इन्हें जिंदगी भर नहीं पहन पाऊंगी। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखों में एक प्यारी सी उलझन थी। मीरा ने हंसते हुए कहा, अरे, अगर ज़रूरत पड़ी तो दिन में 3 बार कपड़े बदलना। और सिर्फ कपड़े ही क्यों, इसके बाद हम जूते, बैग और ज्वेलरी भी लेंगे। मेरी बेटी इतनी सुंदर है, उसे सजाने में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। नायरा ने सोचा, क्या मेरी माँ को शॉपिंग का नशा है। नायरा के मना करने के बावजूद मीरा ने अपना ब्लैक कार्ड स्वाइप किया और ढेर सारे बैग्स घर भिजवाने का निर्देश दे दिया। कपड़ों के बाद वे एक हाई एंड बैग स्टोर में पहुंचे। तभी मीरा का फ़ोन बजा। बेटा, तुम अंदर जाकर देखो, जो पसंद आए ले लेना, मैं ये कॉल लेकर आती हूँ, मीरा ने कहा और बाहर चली गईं। नायरा स्टोर में घूमने लगी। बैग्स वाकई खूबसूरत थे। उसने सोचा कि मम्मी पापा ने उसे इतना कुछ दिया है तो वह भी उनके लिए कुछ खरीदे। उसने एक बेहद कीमती और क्लासी बैग उठाया। तभी एक सेल्स गर्ल वहां आई। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। उसने लगभग झपटते हुए नायरा के हाथ से बैग छीनने की कोशिश की। मैडम, अगर खरीदना नहीं है तो छुओ मत, ये बहुत महंगा है। अगर खरोंच भी आ गई तो तुम्हारी पूरी जमा पूंजी भी कम पड़ेगी। नायरा की शांत आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। तुम्हें कैसे पता कि मैं इसे नहीं खरीद सकती? सेल्स गर्ल ने नायरा के साधारण कपड़ों को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। साफ दिख रहा है, ऑनलाइन सेल से खरीदे हुए ये सस्ते कपड़े। तुम्हारी पूरी हैसियत कुछ 1000 रुपये की भी नहीं है। नायरा ने अपनी बाहें बांधी और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, शायद तुम्हारी नज़र कमज़ोर है। मेरी कीमत तुम्हारे इस पूरे स्टोर से भी ज़्यादा है। बड़ी बातें, सेल्स गर्ल ने ताना मारा। तुम यहाँ का एक छोटा क्लच भी नहीं खरीद सकती। कौन कहता है कि वह नहीं खरीद सकती? एक भारी और दमदार आवाज़ ने पूरे स्टोर को चौंका दिया। सभी ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक लंबा और बेहद आकर्षक पुरुष खड़ा था। उसकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि स्टोर में सन्नाटा छा गया। वह विक्की अग्रवाल थे। नायरा भी हैरान थी।
ये यहाँ क्या कर रहा है? विक्की सीधे नायरा के पास आए और उसके सामने खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने पीछे मुड़कर अपने सेक्रेटरी गौरव से कहा, गौरव, इस स्टोर के सारे बैग खरीद लो और मिस नायरा को गिफ्ट कर दो। सेल्स गर्ल का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या, सारे बैग? ये साधारण सी दिखने वाली लड़की और विक्की अग्रवाल, ये कैसे हो सकता है? तभी मीरा सिंघानिया फ़ोन रखकर अंदर आईं। विक्की को देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे विक्की, तुम यहाँ, क्या संयोग है? मीरा ने तुरंत नायरा के कंधे पर हाथ रखा। विक्की, यह मेरी बेटी है नायरा, हमारी खोई हुई बच्ची जो हमें अभी मिली है। विक्की की नज़रें नायरा पर जमी थीं। मैं जानता हूँ आंटी, नायरा से मेरी मुलाकात हो चुकी है। इन्होंने ही मेरे दादाजी की जान बचाई थी। मीरा हैरान और खुश दोनों थीं। सच में, नायरा डॉक्टर भी है। मेरी बेटी तो सर्वगुण संपन्न है। तभी गौरव बिल लेकर आ गए। सर, पेमेंट हो गया है। सारे बैग्स मिस नायरा के घर डिलीवर हो जाएंगे। मीरा कंफ्यूज हो गईं। सारे बैग्स, यह क्या हो रहा है? गौरव ने बताया, मैडम, ये सेल्स गर्ल मिस नायरा की बेइज्जती कर रही थी। कह रही थी कि वे गरीब हैं और यहाँ कुछ खरीद नहीं सकती। ये सुनते ही मीरा का रूप बदल गया। वे एक शेरनी की तरह सेल्स गर्ल पर झपटीं। तुम्हारी यह मजाल, मेरी बेटी का अपमान, अभी मैनेजर को बुलाती हूँ। सेल्स गर्ल कांपने लगी। श्रीमती सिंघानिया, मुझे नहीं पता था, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। मीरा ने कड़क कर कहा, माफ़ी? मेरी बेटी को जलील किया और अब माफ़ी मांग रही हो? तुम इस लायक नहीं हो कि इंसान कहलाओ। मैनेजर भागता हुआ आया। स्थिति को समझते ही उसके पसीने छूट गए। एक तरफ सिंघानिया परिवार की मालकिन और दूसरी तरफ विक्की अग्रवाल। इस बदतमीज़ लड़की को अभी नौकरी से निकालो, मीरा ने आदेश दिया। जी मैडम, अभी। मैनेजर ने सेल्स गर्ल को हाथ पकड़कर घसीटा। चलो यहाँ से, शुक्र मनाओ कि तुम जेल नहीं जा रही हो। सिंघानिया और अग्रवाल परिवार से पंगा। सेल्स गर्ल रोती गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उसे धक्के मारकर मॉल से बाहर निकाल दिया गया। मीरा ने नायरा को गले लगाया। चिंता मत करो बेटा, जब तक मैं हूं कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। एपिसोड 8। सेल्स गर्ल को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। स्टोर में सन्नाटा छा गया। बाकी कर्मचारी अपनी सांसें थामे खड़े थे, कहीं अगला नंबर उनका न हो। मीरा सिंघानिया ने माहौल को हल्का करने के लिए एक प्यारी सी मुस्कान विक्की अग्रवाल की ओर फेंकी। विक्की, तुम बहुत दयालु हो, लेकिन ये बैग्स, प्लीज़ मुझे इनका बिल दे दो, मैं तुम्हें पेमेंट ट्रांसफ़र कर देती हूँ। नायरा ने भी तुरंत कहा, मिस्टर अग्रवाल, आपने मेरी फ़ीस पहले ही दे दी है और दादाजी को बचाना मेरा फ़र्ज था। मैं इतने महंगे तोहफे स्वीकार नहीं कर सकती। विक्की नायरा के करीब आया। उसकी गहरी आवाज़ में एक अजीब सा आकर्षण था। ये सिर्फ एक छोटा सा शुक्रिया है। आपने मेरे दादाजी को नई जिंदगी दी है, उसके सामने ये बैग्स कुछ भी नहीं हैं। अगर आप इन्हें नहीं लेंगी तो दादाजी को लगेगा कि मैंने उनका आभार ठीक से नहीं जताया। फिर उसने अपने सेक्रेटरी गौरव की ओर देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया, सिंघानिया परिवार को और भी गिफ्ट्स भेज देना। मीरा हैरान थी। जिस विक्की अग्रवाल को वो जानती थी, वह इतना बातूनी और मिलनसार कभी नहीं था। आज उसे क्या हो गया है? नायरा फिर कुछ कहने वाली थी, लेकिन विक्की ने बात काट दी। आंटी, नायरा, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है, फिर मिलेंगे। वह मुड़ा और अपने लंबे डग भरता हुआ तेजी से निकल गया। गौरव उसके पीछे भाग रहा था। नायरा अब भी उलझन में थी। उसने मीरा से कहा, माँ, प्लीज़ ये सब वापस भिजवा दीजिए। बिना मेहनत का फल मुझे नहीं चाहिए। मीरा ने नायरा के गाल पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं बेटा, अभी के लिए रख लो, इसे माँ की तरफ से गिफ्ट समझो। मैं तुम्हारे पापा से कहकर विक्की को पैसे भिजवा दूंगी। सिंघानिया परिवार किसी का एहसान नहीं रखता, और वैसे भी मेरी बेटी का पहला बैग मैं ही खरीदूंगी, कोई और नहीं। मीरा ने तुरंत विक्रम को मैसेज किया और विक्की अग्रवाल को पेमेंट ट्रांसफ़र करने को कहा। नायरा ने राहत की सांस ली। पैसे की बात छोड़ो, वह मीरा का प्यार किसी और तरीके से चुकाने की सोच रही थी। शाम को जब वे घर लौटी तो नज़ारा देखकर दंग रह गईं। विला का पूरा आंगन गिफ्ट्स के पहाड़ से भरा हुआ था। मीरा ने सोचा, ज़रूर तुम्हारे पापा ने भेजे होंगे। तभी बटलर ने आकर बताया, मैडम, ये सर ने नहीं, मिस्टर विक्की अग्रवाल ने भेजे हैं। नायरा, क्या यह आदमी पागल है? कहीं उसने गलत पते पर तो नहीं भेज दिया? नायरा ने पूछा। बटलर मुस्कुराया, जी नहीं मिस, हर डिब्बे पर आपका नाम लिखा है, नायरा। तभी डिलीवरी वाले और बक्से लेकर आए। ये शरद ऋतु का नया कलेक्शन, मिस नायरा के लिए। ये नए डिज़ाइनर शूज, मिस नायरा के लिए। ये ज्वेलरी और एक्सेसरीज, मिस नायरा के लिए। डिलीवरी वाले भी नायरा को कनखियों से देख रहे थे। उन्होंने सुना था कि सिंघानिया परिवार की खोई हुई बेटी किसी परी से कम नहीं है। आज यकीन हो गया।
नायरा ने उस ढेर को देखा और अपना सिर पकड़ लिया। आखिर विक्की चाहता क्या है? तभी उसका फ़ोन बजा। अनजान नंबर। हेलो, मैं विक्की अग्रवाल। वह भारी और मखमली आवाज़। नायरा को याद आया कि उसने नंबर दिया था। तुमने ये सब क्यों भेजा? मैंने तो चेक ले लिया था। वह फीस थी। ये शुक्रिया है, विक्की ने कहा। नायरा कुछ बोलती उससे पहले विक्की ने अपनी बात रखी। दादाजी की तबीयत नाजुक रहती है। मैं चाहता हूं कि आप उनकी पर्सनल डॉक्टर बन जाएं। रोज़ आने की ज़रूरत नहीं, बस जब इमरजेंसी हो। ये गिफ्ट्स एक तरह से एडवांस बुकिंग समझ लीजिए। नायरा ने गिफ्ट्स के पहाड़ को देखा जो एक मॉल खोलने के लिए काफ़ी था। ठीक है, उसने कहा। वैसे भी उसने एक नई दवा बनाई थी, वह उसे बड़े मालिक पर टेस्ट करना चाहती थी। फ़ोन करते ही डिलीवरी वाले साइन लेकर चले गए। तभी विक्रम सिंघानिया अपनी गाड़ी से उतरे। उनके पीछे नौकर खाने के पैकेट्स लेकर आ रहे थे। आंगन का हाल देखकर वे चौंक गए, फिर हंसे। अरे वाह, आज माँ बेटी ने जमकर शॉपिंग की है। बहुत बढ़िया, मैं कमाता ही इसलिए हूँ ताकि तुम दोनों उड़ा सको। नायरा हैरान थी। अगर यह मोहन वर्मा होता तो अब तक घर में कोहराम मच चुका होता। मीरा ने हंसते हुए बताया, ये हमने नहीं, विक्की अग्रवाल ने भेजे हैं। क्या? विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। नायरा ने समझाया, मैंने उनके दादाजी की जान बचाई थी। यह उसी का इनाम है। उन्होंने मुझे दादाजी का पर्सनल डॉक्टर बनने को भी कहा है। विक्रम और मीरा दोनों सन रह गए। नायरा, तुम डॉक्टर भी हो? मीरा की आंखों में फिर आंसू आ गए। मेरी बच्ची, वर्मा परिवार में तुमने कितना संघर्ष किया होगा कि इतनी कम उम्र में इतना सब सीखना पड़ा। उन्हें लगा कि नायरा को मजबूरन काम करना पड़ा होगा। उनका दिल पसीज गया। विक्रम ने गंभीर होकर कहा, बेटा, ये सब वापस कर दो। अब तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे 3 भाई हैं, मैं हूँ। हम सब तुम्हारे लिए कमाएंगे। तुम बस राज करो। नायरा उनके प्यार से भावुक हो गई। पापा, मुझे फिक्र नहीं है। मुझे डॉक्टरी पसंद है। यह मेरा जुनून है, मजबूरी नहीं। उसकी दृढ़ता देखकर माता पिता समझ गए कि उनकी बेटी नाजुक गुड़िया नहीं, एक फौलाद है। और उन्हें यह भी यकीन हो गया कि वर्मा परिवार ने उसे बहुत सताया होगा। बस फिर क्या था, विक्रम सिंघानिया ने चुपके से अपना फ़ोन निकाला और एक मैसेज भेज दिया। उधर मोहन वर्मा मजे से खाना खा रहे थे कि उनका फ़ोन बजा। क्या बकवास है, वह चीखे। सर, पता नहीं क्या हुआ। अचानक सब हमारे खिलाफ हो गए हैं। इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं, बैंक लोन देने से मना कर रहे हैं। कंपनी डूब रही है। आपने किससे पंगा ले लिया? सेक्रेटरी रोने वाली हालत में था। मोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। काव्या वर्मा, जो पास ही बैठी थी, डर के मारे सिकुड़ गई। उसे लगा कहीं ये गुस्सा उस पर न फूट जाए और उसे वापस अनाथालय न भेज दिया जाए। उसने तुरंत पैंतरा बदला। पापा, कहीं ये दीदी की चाल तो नहीं? वह आपसे बदला लेना चाहती होंगी। एपिसोड 9। मोहन वर्मा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? काव्या हमारी बेटी नहीं है। जब मैंने डीएनए टेस्ट करवाना चाहा तो तुमने मुझे तलाक की धमकी दी थी। सरला, सच बताओ, तुमने उस समय टेस्ट क्यों नहीं होने दिया? सरला वर्मा का दिल जोर से धड़का। उसे वह पुराना समय याद आ गया जब उसका एक अफेयर चल रहा था। अगर तब टेस्ट होता तो उसकी पोल खुल जाती। उसने तुरंत अपना पुराना पैंतरा अपनाया और चिल्लाई, मोहन, मुझ पर शक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम्हें मुझ पर इतना ही अविश्वास है तो तलाक ले लो, अभी के अभी। काव्या घबरा गई। वह अभी अभी गरीबी से निकल कर आई थी और वापस उसी नरक में नहीं जाना चाहती थी। वह तुरंत अपनी माँ के पक्ष में आ गई। मॉम, डैड, प्लीज़ मत लड़िए, ये सब मेरी गलती है। काव्या ने रोने का नाटक किया। अगर मैं वापस नहीं आती तो दीदी नायरा आपसे नाराज़ नहीं होती। मैं ही मनहूस हूँ। मैं आपकी और डैड की कोई मदद नहीं कर पा रही। काव्या के आंसू देखकर मोहन और सरला का दिल पसीज गया। आखिर वह उनकी लाडली थी। नहीं बेटा, तुम खुद को दोषी मत मानो, सरला ने उसे गले लगाया। ये सब उस नायरा की वजह से हुआ है। वही इस घर की बर्बादी की जड़ है। मोहन ने ठंडी सांस ली। ठीक है, मैं अपने एक पुराने दोस्त से मदद मांगने जाऊंगा। शायद वह कंपनी को बचा ले। मोहन के जाते ही काव्या के दिमाग में खतरे की घंटी बज गई। उसे समझ आ गया कि उसके पिता के लिए फायदा ही सब कुछ है। अगर वह उनके काम नहीं आई तो वे उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक देंगे। काव्या ने मन ही मन एक योजना बनाई। उसे कल किसी खास से मिलना होगा। ... सिंघानिया विला में डाइनिंग टेबल तरह तरह के व्यंजनों से सजी थी। विक्रम सिंघानिया ने प्यार से कहा, बेटी, हमें तुम्हारी पसंद नहीं पता थी, इसलिए शेफ ने सब कुछ थोड़ा थोड़ा बना दिया। तुम्हें जो चाहिए बता देना। नायरा ने नम आंखों से देखा। वर्मा परिवार में उसे बासी रोटियां मिलती थीं और यहाँ मीरा सिंघानिया ने खुद उसके लिए शाही पनीर परोसा। यह मैंने बनाया है, चख कर देखो। नायरा ने एक निवाला लिया।
स्वाद खट्टा मीठा था, बिल्कुल वैसा जैसा उसे पसंद था। ये बहुत स्वादिष्ट है, मैंने आज तक इतना अच्छा पनीर कभी नहीं खाया, नायरा ने दिल से तारीफ की। मीरा का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने विक्रम की ओर देखा, जैसे कह रही हो देखा। विक्रम हंस पड़े, बिल्कुल सही, तुम्हारी माँ के हाथ में जादू है। मीरा थोड़ा शर्मा गई और प्यार से विक्रम को घूरने लगी। नायरा चुपचाप मुस्कुराते हुए खाना खाती रही। उसे यह अपनापन बहुत प्यारा लग रहा था। खाने के बाद विक्रम ने कहा, नायरा, क्या तुम हमारे साथ अस्पताल चलोगी? दादी कोमा में हैं, शायद तुम्हें देखकर उन्हें अच्छा लगे। जरूर, नायरा ने तुरंत हामी भर दी। वह वैसे भी देखना चाहती थी कि आखिर दादी को हुआ क्या है। अस्पताल के वीआईपी वार्ड में सुमित्रा देवी बेसुध पड़ी थीं। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। नायरा ने उनकी कलाई थामी और नब्ज चेक करने लगी। विक्रम और मीरा चुपचाप उसे देख रहे थे। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व भी था और दुख भी कि उसे इतनी कम उम्र में डॉक्टरी सीखनी पड़ी। काफी देर तक जांच करने के बाद नायरा की भौहें तन गईं। विक्रम ने सोचा कि नायरा परेशान हो रही है। उन्होंने सांत्वना दी, बेटा कोई बात नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर हार मान चुके हैं, तुम खुद पर दबाव मत डालो। मीरा ने भी कहा, हाँ बेटा, रिया भी उनकी देखभाल कर रही थी, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। नायरा ने सिर उठाया, रिया, ये कौन है? वह लड़की जो गलती से हमसे बदल गई थी, मीरा ने बताया। वह भी डॉक्टर है और विदेश में पढ़ाई कर रही है। दादी का इलाज वही कर रही थी। नायरा की आंखों में एक चमक आ गई। पापा, माँ, दादी बीमार नहीं हैं, उन्हें जहर दिया जा रहा है। क्या? विक्रम और मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जहर? ये कैसे हो सकता है? नायरा ने अपनी जेब से एक चांदी की सुई निकाली और दादी की उंगली से खून की एक बूंद ली। खून का रंग गहरा काला था और उसमें से हल्की दुर्गंध आ रही थी। ये स्लो पॉइजन, धीमा जहर है, नायरा ने समझाया। उन्हें रोज थोड़ी मात्रा में जहर दिया जा रहा है। अगर हम आज नहीं आते तो वे शायद 1 महीना भी नहीं निकाल पाती। विक्रम की मुट्ठियां भींच गईं। कौन कर सकता है ऐसा? मेरी माँ के साथ। नायरा ने शांत रहने का इशारा किया। अभी हमें किसी को पता नहीं चलने देना चाहिए। मैं उनका जहर निकाल दूंगी, लेकिन हमें अपराधी को पकड़ना होगा। हम पुलिस को बुलाते हैं, मीरा ने घबराकर कहा। नहीं, नायरा ने रोका। पुलिस आई तो अपराधी सतर्क हो जाएगा। हम यहाँ कैमरे लगाएंगे। लेकिन कैमरे कौन लगाएगा? हमें किसी भरोसेमंद आदमी की ज़रूरत है, विक्रम ने कहा। चिंता मत कीजिए, मैं एक एक्सपर्ट को जानती हूँ, नायरा ने कहा। विक्रम और मीरा डॉक्टर से मिलने बाहर चले गए। मौका मिलते ही नायरा ने अपने बैग से चांदी की सुइयां निकाली और तेजी से दादी के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर लगा दी। जहर का असर कम करने के बाद उसने एक छोटा सा वायरलेस कैमरा निकाला और उसे कमरे के एक कोने में छिपा दिया। फिर उसने अपना मिनी कंप्यूटर खोला और तेजी से टाइपिंग करने लगी। वह कैमरे को हैकप्रूफ नेटवर्क से जोड़ रही थी। तभी दरवाज़ा खुला। विक्रम और मीरा अंदर आए और सन्न रह गए। सामने उनकी साधारण सी बेटी एक हाईटेक कंप्यूटर पर उंगलियां नचा रही थी और उसके काम करने की गति किसी प्रोफेशनल हैकर से कम नहीं थी। तीनों एक दूसरे को घूरते रह गए। नायरा, उफ, पकड़ी गई। एपिसोड 10। नायरा ने जैसे ही अपना लैपटॉप बंद किया, विक्रम और मीरा होश में आ गए। उनका ध्यान उस दृश्य से हटकर नायरा पर आ गया। बेटी, तुमने ये सब कैसे किया? मीरा ने अचरज से पूछा। ये तो किसी जादू से कम नहीं था। तुम डॉक्टर हो, हैकर भी, और न जाने क्या क्या। हमारी बेटी इतनी होनहार कैसे है? विक्रम ने भी पूछा। नायरा, क्या तुमने इसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है? नायरा जानती थी कि अब सच छुपाना मुश्किल है। उसने संभल कर जवाब दिया, मैंने एक एक्सपर्ट से कुछ समय के लिए ये सीखा था। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। मीरा की आंखों में फिर आंसू आ गए। मेरी बच्ची, न जाने तुमने कैसी जिंदगी जी है कि तुम्हें इतना सब कुछ सीखना पड़ा। कितना संघर्ष किया होगा तुमने। विक्रम ने भावुक होकर कहा। नायरा, अब और कोई कष्ट नहीं। अब से तुम्हारे सारे दुख हमारे। माता पिता का इतना अटूट भरोसा देखकर नायरा का दिल पिघल गया। उसे लगा था कि वे सवाल पूछेंगे, शक करेंगे, लेकिन उन्होंने तो बस प्यार लुटाया। नायरा ने विक्रम से कहा, पापा, अपना फ़ोन दीजिए, मैं उसमें एक मॉनिटरिंग ऐप डाल देती हूँ ताकि आप दादी के वार्ड पर नज़र रख सकें। विक्रम ने फ़ोन दे दिया। नायरा ने जैसे ही फ़ोन चेक किया, उसकी भौहें तन गईं। वायरस। किसी ने विक्रम सिंघानिया के फ़ोन को टैप किया हुआ था। नायरा ने बिना कुछ कहे चुटकियों में वायरस साफ किया, फायरवॉल को अभेद्य बनाया और फिर मॉनिटरिंग ऐप इंस्टॉल कर दिया। विक्रम अपनी बेटी की उंगलियों को बिजली की तरह चलते हुए देख रहे थे और मन ही मन उस पल को यादों में कैद कर रहे थे। काम खत्म करके तीनों वहां से निकल गए, लेकिन अस्पताल में किसी ने उनकी जासूसी कर ली थी। हजारों मील दूर एक आलीशान कमरे में रिया सिंघानिया, जिसे अब तक सिंघानिया परिवार अपनी बेटी मानता था, खिड़की के पास खड़ी थी। मिस, मास्टर और मैडम एक लड़की को लेकर अस्पताल आए थे। वे काफी देर तक वार्ड में रहे, जासूस ने फोन पर बताया।
रिया के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, लेकिन आवाज में मिठास। ठीक है, शुक्रिया। उसने फ़ोन काटा और दूसरा फ़ोन निकाला, वही फ़ोन जिससे वह विक्रम की बातें सुनती थी। उसने ऐप खोला, लेकिन स्क्रीन काली पड़ गई। कनेक्शन लॉस्ट, वायरस डिटेक्टेड। रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या उन्हें पता चल गया? वह कमरे में बेचैनी से टहलने लगी। नहीं, ये नामुमकिन है। सिंघानिया परिवार को डॉक्टरी या टेक्नोलॉजी का कोई ज्ञान नहीं है, और उस जहर के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर ने उसे घेर लिया। उसने तुरंत एक मैसेज भेजा, लगता है हम पकड़े गए हैं। और फिर बिना वक्त गंवाए उसने घर वापसी की फ़्लाइट बुक कर ली। मैं अपनी जगह किसी और को नहीं लेने दूंगी, उसने खुद से वादा किया। रात का सन्नाटा छाया हुआ था। नायरा नहाने के बाद सोफे पर बैठी थी। उसने एक मैसेज टाइप किया, क्या लैब तैयार है? जवाब तुरंत आया, बॉस आप हुक्म करें और हम तैयार न हो। सब सेट है, बस आपके आने की देर है। नायरा, ठीक है, कल सुबह 10 बजे। फिर उसने दूसरा मैसेज भेजा, जड़ी बूटियाँ। जवाब, सब तैयार है बॉस, कल डिलीवर हो जाएगा। वैसे कल लंच साथ करेंगे। नायरा, जरूर, जगह तुम लोग तय करो, बिल मेरी तरफ से। फ़ोन रखकर वह अपने आलीशान बिस्तर पर लेट गई। मुलायम गद्दे, रजाई और चारों तरफ बिखरे सॉफ्ट टॉयज, सब कुछ किसी सपने जैसा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसे माता पिता मिलेंगे। मोहन वर्मा के घर में तो उसे जानवरों से बदतर समझा जाता था, और यहाँ सुकून की सांस लेते हुए नायरा गहरी नींद में सो गई। उधर अस्पताल के वीआईपी वार्ड में बड़े मालिक का पारा चढ़ा हुआ था। विक्की, तुम बिल्कुल नालायक हो, 25 साल के हो गए और एक लड़की नहीं पटी तुमसे। विक्की अग्रवाल कुर्सी पर बैठा था, चेहरे पर वही पुरानी शांति। दादाजी इसलिए भड़के हुए थे क्योंकि मोहन वर्मा ने पुराने शादी के वादे को निभाने का प्रस्ताव भेजा था और विक्की ने उसे एक झटके में ठुकरा दिया था। अब मैं ऊपर जाकर तुम्हारे दादा वर्मा को क्या मुंह दिखाऊंगा? दादाजी ने नाटक करते हुए छाती पकड़ी। विक्की ने सपाट जवाब दिया, तो क्या आप मेरी खुशी का सौदा करेंगे? और वैसे भी आपने ही तो कहा था कि आपको मिस नायरा पसंद हैं। दादाजी चुप हो गए। बात तो सही थी, जबरदस्ती की शादी का क्या फ़ायदा? ठीक है, शादी तोड़ दो, लेकिन वर्मा परिवार को कुछ हर्जाना दे देना ताकि मेरी नाक बची रहे। दादाजी ने हार मान ली। विक्की उठा और जाने लगा। अरे रुक, मेरी बात तो सुन, दादाजी चिल्लाए, लेकिन विक्की जा चुका था। रामू काका चाय लेकर आए। मालिक, शांत हो जाए। छोटे साहब ने शादी भले ही तोड़ दी हो, लेकिन उन्होंने मिस नायरा से रिश्ता जोड़ने के लिए मना तो नहीं किया ना? दादाजी की आंखें चमक उठीं। सच? तुझे कैसे पता? रामू काका मुस्कुराए। साहब, विक्की बाबा ने खुद कहा था कि नायरा बेहतर विकल्प हैं। देख लीजिएगा, अगले साल तक शायद घर में किलकारियां गूंजने लगें। दादाजी का गुस्सा छूमंतर हो गया। सही कह रहा है रामू, बिजनेस में शेर है लेकिन प्यार के मामले में गधा है। मुझे ही कुछ करना होगा। उन्होंने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और विक्की को डेटिंग टिप्स की बौछार कर दी। बेटा, लड़की को राजकुमारी कहकर बुलाना, कंजूसी मत करना, हम बहुत अमीर हैं। ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं, प्यार से पेश आना। विक्की की कार में फ़ोन लगातार टिंग टिंग कर रहा था, लेकिन उसने एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। अगली सुबह नायरा 5 बजे उठी। आधा घंटा एक्सरसाइज, फिर नहाना। जब वह तैयार होकर नीचे आई तो एक महिला उसका इंतज़ार कर रही थी। गुड मॉर्निंग फोर्थ मिस, महिला ने झुककर सलाम किया। नायरा हैरान थी। तुम कौन हो? मैं आपकी पर्सनल स्टाइलिस्ट हूँ। आज के लिए आपके कपड़े और लुक डिसाइड करूंगी, महिला ने कहा। तभी मीरा भी वहां आ गई। अरे नायरा, इतनी जल्दी उठ गई? क्या बिस्तर ठीक नहीं था? आज हम नया बिस्तर लेने चलेंगे। नायरा हंसी। नहीं माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है। मीरा ने कहा, ये डिज़ाइनर मैंने तुम्हारे लिए बुलाई है। अब तुम सिंघानिया परिवार की बेटी हो, तुम्हें सबसे अलग दिखना चाहिए। नायरा ने विनम्रता से मना कर दिया। शुक्रिया माँ, लेकिन मुझे मेरे स्पोर्ट्सवियर ही पसंद हैं। काफ़ी नानुक के बाद डिज़ाइनर को खाली हाथ जाना पड़ा। वह जाते जाते सोच रही थी, यह नई मिस तो बहुत अलग हैं, और इतनी खूबसूरत। रिया मिस का क्या होगा अब? तभी एक नौकर ने आकर सूचना दी, मैडम, मिस रिया आ गई हैं। नायरा की नज़रें दरवाजे की ओर घूम गईं। वह भी देखना चाहती थी कि आखिर यह रिया सिंघानिया है कौन। एपिसोड 11। रिया सिंघानिया, जिसे अब तक सब सिंघानिया परिवार की बेटी मानते थे, दिखने में बहुत साधारण थी, लेकिन उसकी मुस्कान में ऐसी मासूमियत थी कि हर कोई उसे एक नाजुक बुढ़िया समझ बैठता था। उसने नायरा की मौजूदगी को पूरी तरह नज़रअंदाज किया और सीधे मीरा सिंघानिया के पास गई। उनका हाथ थामते हुए उसने प्यार से नखरे दिखाए। मॉम, आपने फिर से डिज़ाइनर को कपड़े मंगवाने के लिए कहा। मेरे पास अलमारी भरने के लिए कपड़े हैं, अब और नहीं चाहिए। मीरा थोड़ी हैरान हुई, लेकिन प्यार से बोली, अरे रिया, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आ रही हो? मैं ड्राइवर भेज देती।
मैं सरप्राइज देना चाहती थी। रिया चाहकी, वहाँ का खाना बिल्कुल बकवास था। मुझे बस आपके हाथ का खाना याद आ रहा था, इसलिए जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ मैं भाग आई। मीरा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। पागल लड़की। फिर रिया ने नायरा की ओर देखा, जैसे उसे अब तक देखा ही न हो। मॉम, ये कौन है? मीरा ने गहरी सांस ली। अब सच बताने का वक्त था। रिया, बेटा बैठो। मीरा ने उसे और नायरा को सोफे पर बैठाया और सारी बात बताई, कैसे अस्पताल में बच्चे बदल गए थे और नायरा ही उनकी असली बेटी है। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वह रोने का नाटक करने में उस्ताद थी। ये कैसे हो सकता है मॉम? मीरा का दिल पसीज गया। उन्होंने रिया को गले लगाया। रिया, शांत हो जाओ। हमने पता लगाया है, तुम्हारे असली परिवार में अब कोई नहीं बचा। तुम अब भी हमारी बेटी हो और हमेशा रहोगी। बस अब नायरा तुम्हारी बड़ी बहन है। उसे दीदी कहना। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक रिया का जन्म नायरा से 5 मिनट बाद हुआ था। रिया के दिमाग में भूचाल आ गया। अगर यह सच बाहर आ गया तो मेरी क्या इज्जत रहेगी? अमीर दोस्तों के बीच मेरा मजाक उड़ेगा। और वह शख्स, अगर उसे पता चला कि मैं वारिस नहीं हूं तो वह मुझे छोड़ देगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसे अपनी जगह बचानी होगी। उसने भीगी पलकों से ऊपर देखा, बिल्कुल एक डरे हुए हिरण की तरह। मॉम, काश मैं आपकी सगी बेटी होती, लेकिन अब असली वारिस आ गई है। मुझे जाना चाहिए। दीदी को आपकी ज्यादा जरूरत है। नायरा, वाह क्या एक्टिंग है। नायरा चुपचाप रिया का ड्रामा देख रही थी। उसे पूरा यकीन था कि दादी की हालत के पीछे इसी का हाथ है, लेकिन अभी सबूत नहीं थे। नायरा ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, अरे छोटी बहन, यह क्या कह रही हो? मैंने कब कहा कि तुम यहाँ नहीं रह सकती? परिवार ने तुम्हें इतने साल पाला है, प्यार तो होगा ही। अगर हम कोई पालतू जानवर भी लाते हैं तो उसे प्यार करते हैं, फिर तुम्हें घर से क्यों निकालेंगे? मैं इतनी जालिम नहीं हूँ। रिया, क्या? इसने मेरी तुलना पालतू जानवर से की, और लोग कहते थे ये गंवार है। ये तो बहुत तेज है। मीरा ने भी कहा, नायरा सही कह रही है। तुम यहीं रहोगी जैसे पहले रहती थी। रिया ने मन मार कर कहा, थैंक यू मॉम, थैंक यू दीदी। नाश्ते की मेज पर मीरा ने नायरा को सूप परोसा। रिया को जलन हो रही थी कि अब मीरा का ध्यान बंद गया है। वह एक निवाला भी नहीं निगल पा रही थी। मॉम, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, कहकर रिया वहां से चली गई। उसके जाते ही विक्रम सिंघानिया नीचे आए। अरे, मैं लेट हो गया। मेरी बेटी के साथ नाश्ता छूट जाता। मीरा ने छेड़ा, तुम आजकल कुंभकर्ण हो गए हो। नायरा कब की जाग गई है? नायरा ने नींद की बात सुनी और उसके कान खड़े हो गए। पापा, जरा अपना हाथ दिखाए, नायरा ने कहा। विक्रम ने तुरंत कलाई आगे कर दी। मीरा भी सांस रोककर देखने लगी। नायरा ने नब्ज जांची। कुछ पल बाद उसने हाथ हटाया। विक्रम ने डरते हुए पूछा, बेटा, मैं ठीक तो हूं ना? मुझे अभी तुम्हारे साथ बहुत साल बिताना है। नायरा मुस्कुराए। पापा, मुझ पर भरोसा है। खुद से ज्यादा, विक्रम ने कहा। कल रात उन्होंने दादी की रिपोर्ट किसी और वैद्य को दिखाई थी और जहर की बात सच निकली थी। इसलिए अब नायरा पर उनका भरोसा पत्थर की लकीर था। नायरा ने तसल्ली दी, छोटी सी समस्या है, लेकिन मैं ठीक कर दूंगी। मैं एक दवा लिखूंगी, उससे आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। विक्रम खुश हो गए। मेरी बेटी कमाल है। बेटे तो नालायक निकले, लेकिन बेटी हीरा है। मीरा ने भी अपनी कलाई आगे कर दी। बेटा, मेरी भी नब्ज देख लो। मुझे भी नींद की दिक्कत रहती है। नायरा के होठों पर मुस्कान आ गई। उसके माता पिता बच्चों की तरह उसका ध्यान पाने की होड़ कर रहे थे। उसने मीरा की नब्ज जांची, लेकिन इस बार उसका चेहरा गंभीर हो गया। मीरा और विक्रम के चेहरों पर हवाएं उड़ने लगीं। क्या हुआ बेटा, क्या मुझे कोई बड़ी बीमारी है? मीरा ने घबराकर पूछा। नायरा का गंभीर चेहरा देखकर उन्हें लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। एपिसोड 12। जांच में पता चला कि मीरा सिंघानिया के शरीर में भी वही जहर था जो दादी को कोमा में ले गया था। नायरा हैरान थी। दादी को तो समझ आता है, लेकिन मीरा को भी। दुश्मन सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे सिंघानिया परिवार को मिटाना चाहता है। नायरा का शक तुरंत रिया सिंघानिया पर गया। रिया एक डॉक्टर है, क्या उसे जहर का पता नहीं चला? या वही जहर देने वाली है? सिर्फ रिया ही नहीं, घर के हर नौकर और सुरक्षा गार्ड की भी जांच करनी होगी। मीरा ने नायरा की चिंता देखकर कहा, थैंक यू बेटा। अब मम्मी अपनी सेहत का ध्यान रखेंगी और तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताएंगी। नायरा मुस्कुरा दी और चुपचाप अपना खाना खाने लगी। नाश्ते के बाद नायरा ने कहा कि वह बाहर जाना चाहती है। उसे अपनी सीक्रेट लैब चेक करनी थी। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। टिंग, आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपये क्रेडिट हुए। नायरा, मीरा ने प्यार से कहा, बेटा, तुम बाहर जा रही हो तो ये पॉकेट मनी रख लो, जो चाहे खरीद लेना।
नायरा का मुंह खुला का खुला रह गया। 1 करोड़ पॉकेट मनी। तभी एक और मैसेज आया। टिंग, 1 करोड़ रुपये और क्रेडिट हुए। विक्रम सिंघानिया ने हंसते हुए कहा, और यह पापा की तरफ से छोटा सा तोहफा। ऐश करो। नायरा की आंखें भर आईं। वर्मा परिवार में उसे एक एक पैसे के लिए तरसना पड़ता था, और यहाँ। शुक्रिया, वह शर्माते हुए बोली और वहां से भाग गई। विक्रम ने मीरा को देखा। हमारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह शर्मीली है। मीरा मुस्कुराई। हाँ, बेचारी ने बहुत दुख देखे हैं। विक्रम, विक्की अग्रवाल के गिफ्ट्स के पैसे भेजना मत भूलना। हमारी बेटी के खर्चे उठाने के लिए हम काफ़ी हैं। बिल्कुल, मैं अभी चेक भिजवाता हूँ, विक्रम ने कहा। उधर विक्की अग्रवाल अपनी कार में थे। उनके सेक्रेटरी गौरव ने डरते हुए बताया, सर, सिंघानिया परिवार ने एक चेक भेजा है। कह रहे हैं कि नायरा मिस के गिफ्ट्स का पेमेंट है। गौरव सोच रहा था कि बॉस अब भड़केंगे। पूरे शहर में किसका जिगर है जो विक्की अग्रवाल का तोहफा लौटा दे। लेकिन विक्की के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। चेक वापस कर दो, कहो कि यह बड़े मालिक के लिए है। यह एक चाल थी। अब विक्रम सिंघानिया को समझ नहीं आएगा कि क्या करें। तभी सिग्नल पर कार रुकी। सर, देखिए, मिस नायरा, गौरव चिल्लाया। विक्की ने खिड़की से देखा। नायरा एक ग्रे ट्रैकसूट में थी, बेहद सिंपल और कूल लग रही थी। लेकिन उसके पास 2 अजीब से आदमी आ रहे थे। एक ने तो नायरा के कंधे पर हाथ भी रख दिया। विक्की का खून खौल उठा। वह बिजली की रफ्तार से कार से उतरा और उस आदमी को कॉलर से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। धड़ाम। नायरा खुद उस आदमी को सबक सिखाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही विक्की ने उसका हाथ थाम लिया। नायरा ने जानी पहचानी खुशबू महसूस की। विक्की अग्रवाल। नीचे गिरा आदमी, जिसका नाम हर्ष था, दर्द से कराह रहा था। अबे ओए, मुझे पटका, तेरी तो। पास खड़ा दूसरा आदमी, डॉक्टर कबीर, हक्का बक्का था। वह जानता था कि नायरा उनकी बॉस खुद मार्शल आर्ट्स में माहिर है, लेकिन उसने कुछ किया क्यों नहीं। हर्ष ने रोनी सूरत बनाकर नायरा को देखा। बॉस, इस पागल ने मुझे मारा, कुछ करो ना। नायरा ने उसे चुप रहने का इशारा किया। मिस्टर अग्रवाल, यह आप क्या कर रहे हैं? नायरा ने पूछा। तुम्हारी रक्षा, विक्की ने सपाट आवाज में कहा। वह भी हर्ष और कबीर को घूर रहा था, जैसे कच्चा चबा जाएगा। नायरा ने माथा पीटा। उफ, मिस्टर अग्रवाल, आपने गलत समझा। ये गुंडे नहीं, मेरे दोस्त हैं। विक्की के चेहरे का रंग उड़ गया। सॉरी। हर्ष चिढ़ गया। सॉरी, पहले मार दिया, अब सॉरी। मेरी कमर टूट गई यार। गौरव भी भागते हुए आ गया। मिस नायरा, सर को लगा आप खतरे में हैं, इसलिए। नायरा थोड़ी हैरान थी, यह अजनबी उसकी इतनी परवाह क्यों कर रहा है। शुक्रिया मिस्टर अग्रवाल, लेकिन मैं सेफ हूँ। ये मेरे दोस्त हैं, नायरा ने फिर समझाया। नायरा जानती थी कि अगर वह ज्यादा देर रुकी तो उसके राज खुल सकते हैं। अच्छा, हमें काम है, हम चलते हैं, कहकर वह हर्ष और कबीर को लेकर वहां से निकल गई। विक्की ने उन्हें जाते हुए देखा। गौरव, इन दोनों की कुंडली निकालो। जी सर। गौरव ने तुरंत काम शुरू कर दिया। ऑफिस पहुंचते ही रिपोर्ट विक्की की मेज पर थी। सर, दोनों अनाथ हैं लेकिन जीनियस हैं, गौरव ने बताया। कबीर एक फ्रीलांस डॉक्टर है और हर्ष एक टॉप क्लास हैकर। लेकिन एक बात अजीब है। क्या? विक्की ने पूछा। ये दोनों आज पश्चिमी उपनगर के एक नए फार्म हाउस पर गए थे। विक्की की आंखों में चमक आ गई। पश्चिमी उपनगर? मैंने सुना है कि रहस्यमयी त्रिवेदी परिवार का वारिस शहर में आया है और वहां लैब बना रहा है। गौरव सन रह गया। सर, क्या आपको लगता है कि मिस नायरा ही त्रिवेदी परिवार की वारिस हैं? विक्की ने कोई जवाब नहीं दिया। वह नायरा की जासूसी नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि अगर वह पकड़े गए तो दोस्ती खत्म हो सकती थी। लेकिन सवाल तो था, क्या ये सिर्फ संयोग है, या नायरा सचमुच वह है जो वह दिखती नहीं। एपिसोड 13। लैब में सन्नाटा था, केवल कांच के बीकर टकराने की हल्की आवाजें आ रही थीं। डॉक्टर कबीर नायरा के हाथों की सफाई देखकर दंग थे। बॉस, थोड़ी तो दया करो। इतनी सटीकता तो बड़े बड़े प्रोफेसर्स के हाथों में भी नहीं होती। आप इंसान हो या मशीन? नायरा ने आखिरी शीशी को सील किया और इत्मीनान से कहा, बाकी काम तुम देख लेना। जैसे ही प्रोसेस पूरा हो मुझे खबर कर देना। जी बॉस, बेफिक्र रहिए, कबीर ने सिर हिलाया। तभी हर्ष हैकर अंदर आया, उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। बॉस, पिछले महीने की कमाई आपके अकाउंट में डाल दी है। कसम से, अगर मोहन वर्मा को पता चल गया कि जिसे उसने कचरा समझकर घर से निकाला था वो करोड़ों का खजाना है, तो उसे वहीं हार्ट अटैक आ जाएगा। कबीर ने हंसते हुए कहा, उसे तो भुगतना ही था। बॉस की वजह से ही उसकी खटारा कंपनी चल रही थी। अब जब बॉस ने हाथ खींच लिया है तो डूबना तय है। नायरा ने अपनी भौहें उठाईं। क्या मोहन वर्मा सचमुच बर्बाद हो गया? हर्ष ने बताया, लगभग। आपके असली पिता विक्रम सिंघानिया ने उस पर कानूनी और आर्थिक हमला बोल दिया है। अब उसके पास कटोरा लेकर सड़क पर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा।
नायरा के होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई। उसने अपना बैग उठाया। चलो अब मुझे घर जाना है। शाम के 5 बजे नायरा विला पहुंची। अंदर से हंसी ठिठोली की आवाज़ें आ रही थीं। ड्राइंग रूम में मीरा और रिया बैठी थीं। नज़ारा ऐसा था मानो एक आदर्श माँ बेटी की जोड़ी हो। नायरा अंदर दाखिल हुई। उसकी चाल में एक स्वाभाविक राजसी ठाठ था। नौकरानी ने झुककर सलाम किया। नमस्ते मिस नायरा। मिस शब्द सुनते ही रिया के कलेजे में सांप लौट गया। उसने जबरदस्ती मुस्कान चिपकाई और बोली, अरे दीदी तुम आ गई। नायरा ने सिर हिलाया और सीधे मीरा के पास गई। माँ, मैंने सुना आपको भुने हुए बादाम बहुत पसंद हैं। मैं आपके लिए लाई हूँ। मीरा का चेहरा खिल उठा। अरे वाह, थैंक यू बेटा, तुम्हें मेरा इतना ख्याल है। रिया जल भूनकर राख हो गई। वह विदेश से खाली हाथ लौटी थी और नायरा माँ के लिए तोहफा लाई थी। अपनी साख बचाने के लिए रिया ने तुरंत पैंतरा बदला। दीदी मुझे माफ़ करना, जल्दबाजी में मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं ला पाए। चलो तुम्हारे स्वागत में मैं तुम्हें शगुन भेज देती हूँ। रिया ने सोचा था कि नायरा शर्मिंदा होकर मना कर देगी या 1-2 हज़ार लेकर खुश हो जाएगी, लेकिन नायरा ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और पेमेंट QR कोड रिया के सामने कर दिया। शुक्रिया रिया, मुझे पैसों से कोई परहेज नहीं है। रिया का मुंह खुला का खुला रह गया। नायरा ने मीठी छुरी चलाते हुए कहा, वैसे आज पापा और मम्मी ने मुझे 2 करोड़ पॉकेट मनी दी है। अब तुम भी दे रही हो तो मुझे थोड़ी शर्म आ रही है, लेकिन ठीक है। रिया, जो 10-20 हज़ार भेजने की सोच रही थी, अब फंस गई थी। 2 करोड़ के सामने उसकी छोटी रकम उसकी बेइज्जती करा देती। दांत पीसते हुए और मन मसोस कर उसने 50 लाख रुपये ट्रांसफ़र किए। उसका दिल रो रहा था। 50 लाख, वह भी उस लड़की के लिए जिसे वह नफरत करती थी। नायरा ने नोटिफिकेशन देखा और मुस्कुरा दी। थैंक यू बहना। तभी बटलर ने आकर सूचना दी, मैडम, बड़े मालिक और मिस्टर विक्की अग्रवाल आए हैं। रिया उछल पड़ी। विक्की भैया, ज़रूर उन्हें पता चल गया होगा कि मैं वापस आ गई हूँ, इसलिए मुझसे मिलने आए हैं। वह जल्दी जल्दी अपने बाल ठीक करने लगी। गाल शर्म से लाल हो गए। दादाजी और विक्की अंदर आए। उनके पीछे नौकरों की फौज थी जो गिफ्ट्स और एक अजीब सी बोरी उठा लाए थे। विक्रम सिंघानिया भी उनके साथ ही ऑफिस से लौटे थे। रिया ने अपनी सबसे प्यारी मुस्कान के साथ विक्की को देखा। विक्की भैया, कितने दिनों बाद मिले हम। विक्की ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, जैसे वह वहाँ मौजूद ही न हो। उसकी नज़रें पूरे कमरे में किसी और को ढूंढ रही थीं। रिया का चेहरा फक पड़ गया। इतनी बेरुखी। दादाजी ने सीधे नायरा की ओर देखा और जोर से हंसे। नायरा बेटा, आज मैं खास तौर पर शुक्रिया अदा करने आया हूँ। अगर उस दिन तुम न होती तो ये बुढ़ा यमराज के पास पहुँच चुका होता। रिया सन रह गई। क्या तुम्हें इलाज करना आता है? उसे पसीना आने लगा। अगर नायरा डॉक्टर है तो क्या उसने दादी की बीमारी पकड़ ली है? कहीं मेरा राज तो नहीं खुल गया? दादाजी ने बताया, सड़क पर मैं बेहोश हो गया था। नायरा ने ही मेरी जान बचाई। मेरे पर्सनल डॉक्टर भी इसके आगे पानी भरते हैं। विक्की ने अपनी गंभीर आवाज़ में जोड़ा, नायरा का हुनर बेमिसाल है। रिया को लगा जैसे किसी ने उसे तमाचा मारा हो। विक्की ने आज तक उसकी कभी तारीफ नहीं की थी। ईर्ष्या और डर के मारे उसने पूछा, दीदी आपने डॉक्टरी कहाँ से सीखी? नायरा ने लापरवाही से जवाब दिया, बस एक गांव के वैद्य से। रिया ने राहत की सांस ली। हाँ, गांव का वैद्य, मतलब तुक्का लगा होगा, इसे कुछ नहीं आता। उसके चेहरे पर फिर से सुकून आ गया। लेकिन तभी दादाजी ने बम फोड़ा। अरे नायरा, तुम कितनी विनम्र हो। मेडिकल कॉलेज के डीन बता रहे थे कि तुम्हें संजीवनी विद्या आती है। वह तो कह रहे थे कि यह तकनीक लुप्त हो चुकी है, पर तुम इसमें माहिर हो। रिया का दिल फिर से हलक में आ गया। इस बार डर और गहरा था। संजीवनी विद्या? रिया चीख पड़ी। वह तो रहस्यमयी त्रिवेदी परिवार की गुप्त विद्या है। वह तकनीक बाहरी लोगों को नहीं सिखाई जाती। रिया ने नायरा को घूरा। उसकी आंखों में शक और दहशत थी। तुम त्रिवेदी खानदान की वारिस नहीं हो, तो तुम्हें उनका सबसे बड़ा राज कैसे पता? एपिसोड 14। विक्की अग्रवाल सोफे पर बैठे थे। उनकी उपस्थिति प्रभावशाली थी। सुना है कि बड़े गुरुजी की एक गुप्त शिष्या है। वह आप ही हैं ना? नायरा चौंक गई। विक्की अग्रवाल को यह भी पता है? इसका मतलब है कि उनकी जानकारी का नेटवर्क बहुत तगड़ा है। अगर उन्हें यह पता है तो क्या हर्ष और कबीर के बारे में भी पता होगा? खैर, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं था। नायरा ने विक्की की आंखों में देखते हुए कहा, मिस्टर अग्रवाल की जानकारी बिल्कुल सटीक है। जी हाँ, मैं ही उनकी शिष्या हूँ। विक्की के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। बड़े गुरुजी की शिष्या होना कोई छोटी बात नहीं है। आप वाकई प्रतिभाशाली हैं। रिया सिंघानिया का खून खौल रहा था। विक्की अग्रवाल, जो कभी किसी की तारीफ नहीं करते, आज एक लड़की की तारीफ कर रहे हैं, और वह भी नायरा की। रिया ने एक बार बड़े गुरुजी से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मिलने से ही मना कर दिया था। और नायरा उनकी शिष्या है।
ये कैसे हो सकता है? रिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली, नाखून हथेली में चुभ रहे थे, लेकिन चेहरे पर उसने बेचारगी ओढ़ रखी थी। विक्रम और मीरा भी हैरान थे। उनकी बेटी ने इतनी कम उम्र में इतना सब हासिल किया। उन्हें गर्व तो था, लेकिन दिल भी दुख रहा था कि उसे कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। तभी बड़े मालिक ने चुप्पी तोड़ी। नायरा बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स लाया हूँ। उनके इशारे पर अंगरक्षकों ने मेज पर खजाना बिछा दिया। 50 करोड़ का नीलम का हार, 30 करोड़ का दुर्लभ गुलाबी हीरा और न जाने कितने बेशकीमती गहने। रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर एक अंगरक्षक ने एक बोरी खोली। दादाजी हंसे, बेटा ये शगुन है। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, लेकिन कैश देखने का मजा ही अलग है। नायरा ने देखा, बोरी नोटों की गड्डियों से भरी थी। नायरा, क्या ये बैंक लूट कर आए हैं? विक्की भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने एक मखमली बॉक्स खोला। उसमें 1 अरब की कीमत वाला हीरों का ताज चमक रहा था। यह मेरी तरफ से घर वापसी का तोहफा। नायरा ने सिर हिलाया, ये बहुत ज्यादा है, मैं इसे नहीं ले सकती, प्लीज वापस ले जाए। मीरा और विक्रम ने भी कहा, हाँ अंकल। विक्की, हमारी बेटी के लिए इतना काफ़ी है, हम खुद उसके लिए खरीद लेंगे, प्लीज इसे वापस ले जाए। विक्रम को विक्की पर शक हो रहा था, कहीं यह मेरी बेटी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। उन्हें विक्की बिल्कुल पसंद नहीं था। सुना है बहुत सख्त और रूखा है। उनकी नाजुक नायरा ऐसे आदमी के साथ कैसे खुश रहेगी? लेकिन दादाजी ने अपना नाटक शुरू कर दिया। उन्होंने छाती पकड़ ली। विक्रम, मेरा दिल, मैं नायरा को अपनी पोती जैसा मानता हूँ। मेरा बेटा तो निकम्मा निकला, एक पोती तक नहीं दे सका। अब मैं अपनी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकता। विक्की ने भी सुर में सुर मिलाया। दादाजी सही कह रहे हैं, नायरा ने उनकी जान बचाई है। ये तो कुछ भी नहीं है। रिया मन ही मन बड़बड़ा रही थी, इतने नखरे क्यों? चुपचाप ले लो ना, मुझे तो एक भी चीज़ नहीं मिली। नायरा ने फिर मना किया, दादाजी, विक्की ने मुझे पहले ही बहुत गिफ्ट्स दिए हैं। वह बैग, कपड़े, अब और नहीं। दादाजी ने फिर छाती पकड़ी। अरे, अगर तुम नहीं लोगी तो मेरा बीपी बढ़ जाएगा। डॉक्टर ने कहा है मुझे खुश रहना चाहिए। नायरा, विक्रम और मीरा, ये कैसी ब्लैकमेलिंग है? विक्की भी हैरान था, दादाजी कब से एक्टर बन गए? तभी बटलर ने आकर माहौल बदल दिया। सर, मिस्टर अग्रवाल, बाहर मोहन वर्मा आए हैं। वह पुरानी सगाई के बारे में बात करना चाहते हैं। विक्की ने ठंडा जवाब दिया, कह दो कि सगाई टूट चुकी है, अब कोई बात नहीं होगी। रिया की बाछें खिल गईं। यस, विक्की ने वर्मा परिवार की लड़की को रिजेक्ट कर दिया, अब मेरा नंबर आएगा। लेकिन तभी नायरा ने चौंकते हुए पूछा, 1 मिनट, क्या ये वही सगाई है जो वर्मा परिवार की नायरा के साथ होनी थी? विक्की ने भौहें उठाईं। तुम्हें कैसे पता? विक्रम जोर से हंसे, अरे ये तो गजब संयोग है। विक्की, तुम्हें पता है, नायरा ही वह बच्ची है जो वर्मा परिवार में बदल गई थी। अगर यह अदला बदली न होती तो तुम्हारी सगाई मेरी इसी बेटी नायरा से ही तय थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्की, मतलब मैंने जिस सगाई को तोड़ा वह नायरा के साथ थी। उन्हें अचानक लगा कि शायद उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सगाई तोड़ने की क्या जरूरत थी? दादाजी, हे भगवान, मेरी होने वाली पोती बहू को मैंने ही हाथ से जाने दिया। अब क्या होगा? जिस लड़की को वे घर लाना चाहते थे उसी का रिश्ता उन्होंने ठुकरा दिया। एपिसोड 15। बड़े मालिक। दादाजी का चेहरा कुछ पल के लिए उतरा, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखों में शरारत चमक उठी। वाह, इसे कहते हैं तकदीर का खेल। दादाजी चहक उठे। जब नायरा वर्मा परिवार में थी तब भी उसकी सगाई विक्की से तय थी, और अब जब वह सिंघानिया बन गई है तब भी रिश्ता वही है। बस घर बदला है, दूल्हा नहीं। विक्की के होठों पर एक हल्की लेकिन गहरी मुस्कान तैर गई। दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नायरा, क्या चल रहा है? विक्रम और मीरा, यह क्या मुसीबत है? रिया, संयोग, ये तो मेरे लिए डरावना सपना है। नायरा ने विनम्रता से बात साफ की, लेकिन मिस्टर अग्रवाल ने सगाई तोड़ दी है, तो अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। दादाजी ने हाथ हिलाया, अरे उसे जोड़ना कौन सी बड़ी बात है? देखो तो सही, तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो। मेड फॉर ईच अदर। विक्की ने बिना पलक झपकाए बेहद गंभीर आवाज में कहा, मैं दादाजी की बात से सहमत हूँ। बड़ों की बात माननी चाहिए। मैं ये सगाई जारी रखने के लिए तैयार हूँ। विक्रम सिंघानिया का पारा चढ़ गया। ये विक्की अग्रवाल मेरी फूल जैसी बेटी के पीछे क्यों पड़ा है? उन्होंने सुना था कि विक्की बहुत सख्त और निर्दयी है। उनकी नाजुक नायरा ऐसे इंसान के साथ कैसे निभेगी? विक्रम ने तुरंत मोर्चा संभाला, अंकल, ये सब बहुत अचानक है। नायरा अभी छोटी है, उसे अभी पढ़ाई करनी है, शादी की बातें बाद में करेंगे। मीरा ने भी पति का साथ दिया, हाँ मेरी बेटी अभी कॉलेज में है, उसे अपने करियर पर ध्यान देना है। नायरा को अपने माता पिता पर बहुत प्यार आया।
अगर यह मोहन वर्मा होता तो अब तक विक्की के पैरों में गिरकर शादी पक्की कर चुका होता। लेकिन विक्रम और मीरा ने उसकी खुशी और आज़ादी को चुना। नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी मुझे इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर है। दादाजी ने एक गहरी सांस ली। चलो, अभी नहीं तो कभी और सही। उन्होंने कहा, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन एक दूसरे को जानने का मौका तो दो, शायद दोस्ती हो जाए। बिल्कुल, विक्की ने तुरंत हामी भरी। माहौल थोड़ा अजीब हो गया। रिया का खून खौल रहा था। उसे लगा जैसे सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसने हमेशा विक्की को चाहा था और आज वह नायरा के लिए पागल हो रहा है। रिया ने अपनी जलन छुपाते हुए ताना मारा, दीदी बधाई हो। वर्मा परिवार ने ठुकराया, लेकिन सिंघानिया बनते ही सगाई वापस मिल गई। किस्मत हो तो ऐसी। नायरा ने रिया की कड़वाहट महसूस की। उसने शांत भाव से जवाब दिया, अगर तुम्हें ये रिश्ता चाहिए तो ले लो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। रिया सन रह गई। ये लड़की इतनी आसानी से कैसे बोल देती है। इससे पहले कि रिया कुछ कहती, विक्की ने एक और बम फोड़ा। मैं किसी और को ये रिश्ता नहीं लेने दूंगा, ये सिर्फ नायरा के लिए है। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम और मीरा भी हैरान थे। विक्की, जो कभी किसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं था, आज इतना बेबाक हो रहा है। दादाजी ने खांसते हुए माहौल संभाला। अरे, विक्की थोड़ा सीधा बोलता है, बुरा मत मानना। रिया, सीधा, ये तो दिल पर खंजर मारने जैसा है। ... डिनर टेबल पर विक्की ने अपनी प्लेट से एक डिश उठाई और बड़े सलीके से नायरा की प्लेट में रख दी। खाओ, उसने अपनी मखमली आवाज में कहा। नायरा हिचकिचाई, मैं ले लूंगी, शुक्रिया। हाथ गंदे मत करो, मैं परोस देता हूँ, विक्की ने कहा। विक्रम सिंघानिया को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरी बेटी को मैं खिलाऊंगा। बेटा, पापा परोसेंगे, विक्रम ने तुरंत कहा। मैं भी, मीरा ने दूसरी डिश परोस दी। खाने की मेज पर जैसे प्रतियोगिता शुरू हो गई थी, नायरा को कौन ज्यादा खिलाएगा। दादाजी ने हंसते हुए कहा, विक्रम, तुम्हारी बेटियां बहुत प्यारी हैं। काश मेरा बेटा भी ऐसा होता। फिर उन्होंने पूछा, वैसे तुम्हारी माँ कैसी हैं, कोई सुधार। विक्रम का चेहरा उतर गया। नहीं, हालत वैसी ही है। दादाजी ने सलाह दी, उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करो, मुझे लगता है वहाँ का डॉक्टर ठीक नहीं है। झोला छाप होगा शायद। रिया के हाथ से चम्मच गिरते गिरते बचा। झोला छाप, मैं उनका इलाज कर रही हूँ, उसने शर्मिंदा होकर कहा। दादाजी, दादी का इलाज मैं ही कर रही हूँ। दादाजी थोड़ा चौंके, लेकिन रुके नहीं। बेटा, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। अगर सुधार नहीं हो रहा तो डॉक्टर बदलना ही अक्लमंदी है। शायद तुम्हें और सीखने की ज़रूरत है। रिया का चेहरा लाल हो गया। भरी महफिल में इतनी बेइज्जती। विक्रम ने कहा, हम सोच रहे हैं कि माँ को शिफ्ट कर दें, शायद नए डॉक्टर से कुछ फर्क पड़े। रिया के दिल की धड़कन बढ़ गई। अगर दादी को दूसरे डॉक्टर ने देखा तो जहर का राज खुल जाएगा। उसने तुरंत दिमाग लगाया और बोली, पापा, दादाजी सही कह रहे हैं, हमें डॉक्टर बदलना चाहिए। दादी की सेहत सबसे ज़रूरी है। नायरा ने रिया को कनखियों से देखा। यह इतनी आसानी से कैसे मान गई? क्या ये सच में निर्दोष है? नायरा को अंदाज़ा नहीं था कि रिया के दिमाग में पहले से ही एक और खतरनाक प्लान तैयार था। एपिसोड 16, बड़े मालिक। दादाजी का चेहरा कुछ पल के लिए उतरा, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखों में शरारत चमक उठी। वाह, इसे कहते हैं तकदीर का खेल, दादाजी चहक उठे। जब नायरा वर्मा परिवार में थी तब भी उसकी सगाई विक्की से तय थी, और अब जब वह सिंघानिया बन गई है तब भी रिश्ता वही है। बस घर बदला है, दूल्हा नहीं। विक्की के होठों पर एक हल्की लेकिन गहरी मुस्कान तैर गई। दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नायरा ने विनम्रता से बात साफ की, लेकिन मिस्टर अग्रवाल ने सगाई तोड़ दी है, तो अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। दादाजी ने हाथ हिलाया। अरे, उसे जोड़ना कौन सी बड़ी बात है। देखो तो सही, तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो। मेड फॉर ईच अदर। विक्की ने बिना पलक झपकाए बेहद गंभीर आवाज में कहा, मैं दादाजी की बात से सहमत हूँ। बड़ों की बात माननी चाहिए। मैं ये सगाई जारी रखने के लिए तैयार हूँ। विक्रम सिंघानिया का पारा चढ़ गया। ये विक्की अग्रवाल मेरी फूल जैसी बेटी के पीछे क्यों पड़ा है? उन्होंने सुना था कि विक्की बहुत सख्त और निर्दयी है। उनकी नाजुक नायरा ऐसे इंसान के साथ कैसे निभेगी? विक्रम ने तुरंत मोर्चा संभाला। अंकल, ये सब बहुत अचानक है। नायरा अभी छोटी है, उसे अभी पढ़ाई करनी है। शादी की बातें बाद में करेंगे। मीरा ने भी पति का साथ दिया। हाँ, मेरी बेटी अभी कॉलेज में है, उसे अपने करियर पर ध्यान देना है। नायरा को अपने माता पिता पर बहुत प्यार आया। अगर यह मोहन वर्मा होता तो अब तक विक्की के पैरों में गिरकर शादी पक्की कर चुका होता, लेकिन विक्रम और मीरा ने उसकी खुशी और आज़ादी को चुना। नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी मुझे इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर है। दादाजी ने एक गहरी सांस ली।
चलो अभी नहीं तो कभी और सही। उन्होंने कहा, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन एक दूसरे को जानने का मौका तो दो, शायद दोस्ती हो जाए। बिल्कुल, विक्की ने तुरंत हामी भरी। माहौल थोड़ा अजीब हो गया। रिया का खून खौल रहा था। उसे लगा जैसे सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसने हमेशा विक्की को चाहा था और आज वह नायरा के लिए पागल हो रहा है। रिया ने अपनी जलन छुपाते हुए ताना मारा, दीदी बधाई हो। वर्मा परिवार ने ठुकराया, लेकिन सिंघानिया बनते ही सगाई वापस मिल गई। किस्मत हो तो ऐसी। नायरा ने रिया की कड़वाहट महसूस की। उसने शांत भाव से जवाब दिया, अगर तुम्हें ये रिश्ता चाहिए तो ले लो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। रिया सन रह गई। ये लड़की इतनी आसानी से कैसे बोल देती है। इससे पहले कि रिया कुछ कहती, विक्की ने एक और बम फोड़ा। मैं किसी और को ये रिश्ता नहीं लेने दूंगा, ये सिर्फ नायरा के लिए है। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम और मीरा भी हैरान थे। विक्की, जो कभी किसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं था, आज इतना बेबाक हो रहा है। दादाजी ने खांसते हुए माहौल संभाला। अरे, विक्की थोड़ा सीधा बोलता है, बुरा मत मानना। रिया, सीधा, ये तो दिल पर खंजर मारने जैसा है। डिनर टेबल पर विक्की ने अपनी प्लेट से एक डिश उठाई और बड़े सलीके से नायरा की प्लेट में रख दी। खाओ, उसने अपनी मखमली आवाज में कहा। नायरा हिचकिचाई, मैं ले लूंगी, शुक्रिया। हाथ गंदे मत करो, मैं परोस देता हूँ, विक्की ने कहा। विक्रम सिंघानिया को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरी बेटी को मैं खिलाऊंगा। बेटा, पापा परोसेंगे, विक्रम ने तुरंत कहा। मैं भी, मीरा ने दूसरी डिश परोस दी। खाने की मेज पर जैसे प्रतियोगिता शुरू हो गई थी, नायरा को कौन ज्यादा खिलाएगा। दादाजी ने हंसते हुए कहा, विक्रम, तुम्हारी बेटियां बहुत प्यारी हैं। काश मेरा बेटा भी ऐसा होता। फिर उन्होंने पूछा, वैसे तुम्हारी माँ कैसी हैं? कोई सुधार? विक्रम का चेहरा उतर गया। नहीं, हालत वैसी ही है। दादाजी ने सलाह दी, उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करो। मुझे लगता है वहाँ का डॉक्टर ठीक नहीं है। झोला छाप होगा शायद। रिया के हाथ से चम्मच गिरते गिरते बचा। झोला छाप? मैं उनका इलाज कर रही हूँ, उसने शर्मिंदा होकर कहा। दादाजी, दादी का इलाज मैं ही कर रही हूँ। दादाजी थोड़ा चौंके, लेकिन रुके नहीं। बेटा, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। अगर सुधार नहीं हो रहा तो डॉक्टर बदलना ही अक्लमंदी है। शायद तुम्हें और सीखने की ज़रूरत है। रिया का चेहरा लाल हो गया। भरी महफिल में इतनी बेइज्जती। विक्रम ने कहा, हम सोच रहे हैं कि माँ को शिफ्ट कर दें। शायद नए डॉक्टर से कुछ फर्क पड़े। रिया के दिल की धड़कन बढ़ गई। अगर दादी को दूसरे डॉक्टर ने देखा तो जहर का राज खुल जाएगा। उसने तुरंत दिमाग लगाया और बोली, पापा, दादाजी सही कह रहे हैं। हमें डॉक्टर बदलना चाहिए। दादी की सेहत सबसे ज़रूरी है। नायरा ने रिया को कनखियों से देखा। यह इतनी आसानी से कैसे मान गई? क्या ये सच में निर्दोष है? नायरा को अंदाज़ा नहीं था कि रिया के दिमाग में पहले से ही एक और खतरनाक प्लान तैयार था। एपिसोड 17। नायरा ने लैब में सब कुछ व्यवस्थित किया और सोचा, जांच जारी रखो। अगर कुछ भी नया मिले तो मुझे खबर करो। डोंट वरी बॉस, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम बता देंगे, कबीर ने भरोसा दिलाया। घर लौटने के बाद नायरा ने अपना लैपटॉप खोला, कुछ काम निपटाए और शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट किया। सोफे पर लेटकर वह सिंघानिया और वर्मा परिवार के बीच के अंतर के बारे में सोचने लगी। नर्म गद्दे पर कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। अगली सुबह फ़ोन की घंटी ने नायरा की नींद तोड़ी। वह फ़ोन कभी साइलेंट नहीं करती थी। स्क्रीन देखी, सरला वर्मा। नायरा ने झुंझलाकर फ़ोन उठाया। उधर से सरला की चीख सुनाई दी, नायरा, तू बदतमीज़ लड़की, मैंने 25 बार फ़ोन किया, अब उठा रही है। नायरा ने नींद भरी आवाज़ में जवाब दिया, मैं तुम्हारा फ़ोन क्यों उठाऊं? सरला चिल्लाई, नायरा, मैंने तुझे पाला है, यही सिला है मेरी परवरिश का। इससे पहले कि सरला और जहर उगलती, नायरा ने फ़ोन काट दिया और नंबर ब्लॉक कर दिया। उधर सरला का पारा 7वें आसमान पर था। उसने दोबारा कॉल किया, ब्लॉक्ड। मोहन, देखो इस लड़की के तेवर, मेरा फ़ोन नहीं उठा रही और ऊपर से ज़बान लड़ा रही है। सरला ने पति से शिकायत की। मोहन वर्मा ने अपना फ़ोन निकाला और नायरा को कॉल किया। बेटा, मेरा मतलब, मेरे पिता का सरनेम सिंघानिया है। क्या तुमने बदल लिया? नायरा ने ठंडी आवाज़ में कहा। मोहन हक्का बक्का रह गया। गुस्से को दबाते हुए बोला, नायरा, मैं जानता हूँ तुम नाराज़ हो। अगर जानते हो तो फ़ोन क्यों किया? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नायरा ने फ़ोन काटा और उसे भी ब्लॉक कर दिया। मोहन का चेहरा लाल हो गया। इसने मुझे भी ब्लॉक कर दिया। काव्या ने अपना फ़ोन आगे बढ़ाया। पापा, मेरे नंबर से ट्राई करो। नायरा ने काव्या का नंबर देखा और इस बार फ़ोन काटा नहीं। वह जानना चाहती थी कि आखिर ये चाहते क्या हैं। क्या चाहिए तुम्हें? नायरा ने सख्त लहजे में पूछा। मोहन ने काव्या से फ़ोन छीना और सरला को चुप रहने का इशारा किया।
नायरा बेटा, हम बस एक बार साथ बैठकर खाना चाहते हैं। तुम्हारे जाने के बाद घर सूना हो गया है। हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। प्लीज़ आ जाओ। सरला ने भी मक्खन लगाया। हाँ बेटा, भले ही अब हम साथ नहीं रहते, लेकिन हम परिवार तो थे ना। एक लंच के लिए आ जाओ। काव्या ने इमोशनल कार्ड खेला। दीदी देखो मम्मी पापा कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। मान जाओ ना। नायरा ने मन ही मन सोचा, वाह क्या ड्रामा है। वह जानती थी कि ये लोग बिना किसी मतलब के इतना प्यार नहीं दिखाएंगे। उसे जाकर देखना चाहिए कि आखिर इनकी खिचड़ी क्या पक रही है। ठीक है, नायरा ने कहा। मोहन खुशी से उछल पड़ा। नायरा, मैंने एड्रेस भेज दिया है। 10 बजे मिलते हैं। नायरा तैयार होकर अपने कमरे से निकली ही थी कि मीरा ने उसे एक कोने में खींच लिया। शशश, मीरा ने इशारा किया और उसे अपने कमरे में ले गईं। विक्रम भी वहीं थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान थी। विक्रम ने अपना फ़ोन नायरा को दिखाया। नायरा, मुझे शक है कि दादी को जहर देने वाली केयरटेकर शांति है। मैंने जासूसी करवाई तो पता चला कि उसके पति के अकाउंट में विदेश से 1 करोड़ रुपए आए हैं। एक सफाईकर्मी के पास इतना पैसा। मीरा ने जोड़ा, सीसीटीवी में भी वह दादी को अजीब तरह से दवा देती दिख रही है। ये सब कुछ ज्यादा ही साफ लग रहा है, जैसे कोई जानबूझकर हमें दिखाना चाहता हो। नायरा समझ गई। तो आप पुलिस बुला रहे हैं? बिल्कुल, विक्रम ने कहा। सबूत पक्के हैं? नायरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो मेरी क्या ज़रूरत? विक्रम ने गर्व से कहा। अरे तुम मेरी बेटी हो और यह राज तुमने ही खोला है, तो तुमसे राय लेना तो बनता है। नायरा भावुक हो गई। सुबह मोहन वर्मा का स्वार्थ देखा था और अब विक्रम सिंघानिया का सम्मान। उसने अपने बैग से 2 हर्बल पाउच निकाले और उन्हें दिए। ये मैंने बनाए हैं, इससे शरीर मजबूत होगा और जहर का असर कम होगा। अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, इसलिए दवा बाद में दूंगी। विक्रम और मीरा की आंखें भर आईं। टिंग, नायरा के फ़ोन पर मैसेज आया। मीरा ने 5 करोड़ ट्रांसफ़र किए। टिंग, विक्रम ने भी 5 करोड़ भेज दिए। शुक्रिया बेटा, गिफ्ट के लिए, दोनों ने एक साथ कहा। पापा मम्मी प्लीज़, आप पहले ही बहुत दे चुके हैं, नायरा ने शर्माते हुए कहा। अरे हम तुम्हारे लिए ही तो कमाते हैं, और तुम्हारे भाई भी कमा रहे हैं। दिल खोलकर खर्च करो, विक्रम ने हंसते हुए कहा। तीनों खुशी खुशी कमरे से निकले। लिफ्ट के पास उनकी मुलाकात रिया से हुई। वह अभी जागी थी। रिया ने देखा कि नायरा अपने असली माता पिता के साथ कितनी खुश है। उसके दिल में जलन की आंधी चलने लगी। ये मेरे मम्मी पापा थे। नायरा ने सब छीन लिया। फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग मम्मी पापा दीदी। सब ने जवाब दिया। रिया ने पूछा, आप सब एक ही कमरे से आ रहे हैं? नायरा ने हमारे लिए गिफ्ट बनाया था, विक्रम ने बस इतना कहा। रिया को कुछ और पता नहीं चला। नाश्ते के बाद नायरा तैयार होकर निकली। उसने ड्राइवर को एक ऐसी जगह छोड़ने को कहा जहां से वह ऑटो या कैब लेकर वर्मा परिवार से मिलने जा सके। वह अपनी अमीरी और असली पहचान उन लालची लोगों को नहीं दिखाना चाहती थी। आज वह देखेगी कि मोहन वर्मा के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। एपिसोड 18। नायरा ने ड्राइवर को बीच रास्ते में रोक दिया। आप वापस जाए, मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी। उसने एक रेंटल साइकिल ली और मोहन वर्मा द्वारा भेजे गए पते की ओर चल पड़ी। वह नहीं चाहती थी कि वर्मा परिवार को उसकी असली हैसियत का पता चले। कैफे के बाहर मोहन, सरला और काव्या कार से उतरे। उन्होंने नायरा को साइकिल पर आते देखा। काव्या के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। अरे देखो, दीदी साइकिल पर आ रही हैं। बेचारी। सरला ने नाक सिकोड़ी। मोहन, देखा, ये लड़की कितनी गरीब हो गई है, एक टैक्सी तक नहीं ले सकती। मोहन ने उसे घूरा। चुप रहो, हमें उससे काम निकलवाना है। मोहन ने चेहरे पर एक नकली परोपकारी मुस्कान चिपकाए और नायरा के पास गया। बेटा, साइकिल से क्यों आए? अगर पैसे नहीं थे तो मुझे बता देती, मैं टैक्सी भेज देता। नायरा ने मोहन के पाखंडी चेहरे को देखा और जोर से हंस पड़ी। हंसी क्यों? मोहन ने पूछा। नायरा ने तंज कसा। मैं सोच रही हूँ कि आप जैसा मतलबी इंसान, जो हमेशा गरीबों से नफरत करता है, आज इतना दयालु कैसे हो गया। क्या खिचड़ी पक रही है? मोहन की मुस्कान लड़खड़ाई, लेकिन उसने संभाला। चलो बेटा, अंदर बैठकर बात करते हैं। वे सब कैफे में दाखिल हुए। नायरा के सामने एक कॉफ़ी का कप रखा गया। उसमें से उठती महक। नायरा को एक पल में समझ आ गया कि इसमें क्या मिला है, लेकिन उसने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। तो बताए, क्या बात है? नायरा ने पूछा। मोहन ने भूमिका बांधी। बेटा, जब से तुम गई हो कंपनी की हालत खराब है। कई इन्वेस्टर्स भाग गए हैं। क्या तुम उनसे बात करके उन्हें वापस ला सकती हो? सरला ने जहर उगला। नायरा, हमने तुझे 18 साल पाला है, अब तेरा फर्ज बनता है कि तू उसका कर्ज चुकाए। काव्या ने भी सुर मिलाया। हाँ दीदी, प्लीज़ पापा की मदद कर दो। नायरा हंसी। तुम लोग मुझे मन ही मन नीचा समझते हो और फिर भी मेरे पास भीख मांगने आए हो। कितने दयनीय हो तुम।
सरला का गुस्सा फूट पड़ा। जुबान संभाल, अगर हमने तुझे पाला न होता तो तू सड़क पर मर गई होती। नायरा ने पलटवार किया, तो मारा क्यों नहीं? हत्यारे कहलाने से डरते थे क्या? सरला आपा खोने ही वाली थी कि मोहन ने उसे रोक दिया। नायरा, कॉफ़ी पियो। गुस्सा मत करो, मोहन ने प्यार से कहा। नायरा ने मुंह पर हाथ रखकर खांसने का नाटक किया और उसी आड़ में कॉफ़ी के 2-3 घूंट पी लिए। मोहन ने फिर अपना जाल फेंका। बेटा, तुम्हारे असली माँ बाप गरीब हैं, लेकिन अगर तुम हमारी मदद करोगी तो शादी के वक्त हम तुम्हें ऐसा दहेज देंगे कि ससुराल वाले तुम्हारी इज्जत करेंगे। सरला ने जोड़ा, हाँ, गरीब घर की बेटी बनकर रहोगी तो कोई घास नहीं डालेगा। हम तुम्हें एक पहचान देंगे। नायरा को हंसी आ गई। शादी और पहचान, तुम लोगों से क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? उसने सख्त लहजे में कहा, साफ साफ बताओ तुम चाहते क्या हो? सरला ने अपनी असलियत दिखाई, बकवास बंद कर। जिन बॉस लोगों के साथ तूने रातें बिताई हैं उन्हीं से कहकर डील पक्की करवानी है। सती सावित्री बनने का नाटक मत कर। नायरा की भौहें तन गईं। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बिजनेस बचाने के लिए अपना शरीर बेचूं? मोहन ने बेशर्मी से कहा, बेटा इसे कुर्बानी समझो। इसके बदले मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। सरला बीच में कूदी, 10 लाख ज्यादा हैं, 5 लाख दे दो, इसके लिए तो ये भी बहुत है। काव्या ने कहा, हाँ दीदी ले लो, तुम्हारे गरीब माँ बाप तो इतना कभी नहीं दे पाएंगे। नायरा गुस्से से खड़ी हो गई। 10 लाख? मेरी पॉकेट मनी 1 करोड़ है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे खरीद सको। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। दवा का असर, नायरा लड़खड़ाई और बेहोश होकर गिर पड़ी। मोहन ने उसे तुरंत पकड़ लिया। सरला ने कहा, छोड़ो इसे, मरने दो वहीं। मोहन चिल्लाया, पागल हो क्या? अगर इसके चेहरे पर चोट लग गई तो मिस्टर माथुर क्या कहेंगे? वह होटल में इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो। तीनों ने मिलकर बेहोश नायरा को उठाया और होटल की तरफ ले गए। एपिसोड 19। होटल के कमरे में मिस्टर माथुर अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए नायरा को देख रहे थे जो बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। वाह मोहन, तुमने तो कमाल का माल ढूंढा है। माथुर की लार टपक रही थी। अगर यह होश में होती तो और मजा आता। मोहन ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, साहब मेरी बेटी थोड़ी शेरनी जैसी है। बेहोश है तो आपके लिए आसानी रहेगी। मुझे तो तेज तर्रार औरतें ही पसंद हैं और आपको भी, है ना? माथुर हंसा, सही पकड़े हो, मुझे जंगली घोड़ों को पालतू बनाने में मजा आता है। मोहन ने कहा, तो हमारी डील पक्की? बिल्कुल, मेरे साइन हो चुके हैं। सेक्रेटरी पेपर्स ले आएगी, माथुर ने वादा किया। मोहन खुशी खुशी बाहर निकल गया, ये सोचकर कि उसकी कंपनी बच गई। मोहन के जाते ही माथुर गंदी नीयत से नायरा की ओर बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह उसे छू पाता, धड़ाम, एक जोरदार लात माथुर के पेट पर पड़ी। माथुर दर्द से कराहता हुआ पीछे जा गिरा। आह, यह क्या? नायरा उठ खड़ी हुई थी, उसकी आंखों में आग थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? नायरा ने माथुर को घूरा। माथुर गुस्से से चीखा, तूने मुझे मारा, अब देख मैं तेरे बाप को कैसे सड़क पर लाता हूँ। नायरा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, शौक से, वैसे भी मोहन वर्मा ने ही मुझे भेजा है। उसने कहा कि वह तुम्हें बहुत दिनों से पीटना चाहता था क्योंकि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। माथुर सन रह गया। क्या? मोहन ने ये कहा? नायरा ने आग में घी डाला, हाँ, और उसने ये भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही वह तुम्हें लात मारकर बाहर निकाल देगा। माथुर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मोहन वर्मा, तू तो गया। नायरा ने धूल झाड़ी और इत्मीनान से बाहर निकल गई। उसे माथुर का गुस्सा देखकर बहुत मजा आया। बाहर कैफे में मोहन, सरला और काव्या इंतजार कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि नायरा रोती धोती फटे कपड़ों में बाहर आएगी, लेकिन नायरा तो शान से बाहर निकली, साइकिल उठाई और हवा की तरह निकल गई। काव्या हैरान थी, पापा दीदी तो बिल्कुल ठीक लग रही हैं। सरला ने मुंह बनाया, लगता है माथुर साहब का खेल जल्दी खत्म हो गया। कितने कमज़ोर हैं। मोहन को कुछ गड़बड़ लगी। उसने माथुर को फ़ोन लगाया। उधर से माथुर दहाड़ा, मोहन वर्मा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ साजिश रचने की? तूने मुझे मारने के लिए गुंडी भेजी, अब देख मैं तुझे कैसे बर्बाद करता हूँ। फ़ोन कट गया, ब्लॉक्ड। तभी मोहन के सेक्रेटरी का फ़ोन आया, सर माथुर ने डील कैंसिल कर दी है, अब हम डूबने वाले हैं। मोहन का दिमाग सुन्न हो गया। आखिर नायरा ने अंदर किया क्या? वह गुस्से में नायरा को फ़ोन मिलाने लगा, लेकिन नंबर पहले ही ब्लॉक था। नायरा ने मोहन वर्मा के इस तोहफे का बदला ले लिया था। अब वह आज़ाद थी। उसने सोचा, दादाजी की तबीयत पूछाऊं, उन्होंने इतना बड़ा शगुन दिया है। नाश्ते के बाद बड़े मालिक ने नायरा के लिए अपनी खास कार भेजी। मीरा ने कहा, बेटा जल्दी आना, मैंने ड्राइवर को कहा है कि वह अग्रवाल की कार के पीछे ही रहे, मुझे डर लगता है। विक्रम ने भी कहा, लंच घर पर ही करना, मैं सी फूड बनवाऊंगा।
नायरा को हंसी आ गई। पापा, मैं कोई बच्ची नहीं हूं जो खो जाऊंगी, लंच पर मिलूंगी। दंपति ने उसे विदा किया। रिया ये सब देख रही थी और जल रही थी। सब कुछ नायरा के लिए। और मैं। उसने तुरंत किसी को मैसेज किया। जवाब आते ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। कार तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। नायरा खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक उसने नोटिस किया, ये रास्ता तो अग्रवाल विला का नहीं है। वह शांत रही। ड्राइवर, ये रास्ता कहाँ जाता है? ड्राइवर चुप रहा और स्पीड बढ़ा दी। नायरा ने फ़ोन निकाला। नो सिग्नल। जैमर लगा था। वह समझ गई कि यह अपहरण है। लेकिन वह डरी नहीं। उसने आराम से सीट पर टेक लगा ली। क्या तुमने सोचा है कि अग्रवाल और सिंघानिया परिवार से दुश्मनी का अंजाम क्या होगा? नायरा ने ठंडे स्वर में पूछा। ड्राइवर कांप गया। मिस, सॉरी, मेरी मजबूरी है। वे आपसे बस बात करना चाहते हैं। बात या कुछ और? नायरा ने मन ही मन सोचा। कार एक सुनसान फैक्ट्री के पास रुकी। उतरो, ड्राइवर ने कहा। नायरा बिना किसी डर के उतरी और अंदर चली गई। अग्रवाल विला में विक्की बार बार घड़ी देख रहा था। रघु काका, नायरा अब तक क्यों नहीं आई? पता नहीं सर, ड्राइवर का फ़ोन भी नहीं लग रहा, काका ने बताया। दादाजी घबरा गए। क्या हुआ? कहीं? विक्की ने तुरंत ट्रैकिंग चेक करवाई। कार रूट से हट गई है। सुनसान इलाके में। दादाजी का गुस्सा फूट पड़ा। अगर उस ड्राइवर ने गद्दारी की है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी पोती बहू को कुछ नहीं होना चाहिए। विक्की तुरंत उठा। मैं खुद जा रहा हूँ। वह अपनी स्पोर्ट्स कार में तूफान की तरह निकल गया। नायरा, बस सुरक्षित रहना, विक्की ने मन ही मन प्रार्थना की। उसकी आंखों में ऐसा खौफनाक इरादा था कि जो भी सामने आता, उसका बचना नामुमकिन था। एपिसोड 20। फैक्ट्री के अंदर माहौल खौफनाक था। गुंडे नायरा को घेर कर खड़े थे, उनकी आंखों में हवस थी। अरे वाह, माल तो अच्छा है, एक गुंडे ने गंदी हंसी के साथ कहा। चलो, शूटिंग शुरू करो, आज तो मज़ा आएगा। दूसरे ने कैमरा सेट किया। एक साथ चलें या बारी बारी? तीसरे ने पूछा। नायरा शांत खड़ी थी। उसकी ठंडी निगाहें चारों तरफ घूम रही थीं। उसने पूछा, तुम्हें किसने भेजा है? लीडर ने खंजर निकाला और मेज पर गाड़ दिया। मरते वक्त बता दूंगा। चलो लड़कों, शुरू हो जाओ। 3 गुंडे नायरा की ओर लपके। लेकिन जो हुआ उसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। नायरा ने पहले वाले का हाथ पकड़ा और कड़क हड्डी टूटने की आवाज़ गूंजी। अगले ही पल एक जोरदार लात उसके प्राइवेट पार्ट पर पड़ी। वह चीखता हुआ जमीन पर गिरा। दूसरे गुंडे ने हमला किया। नायरा ने उसे ढाल बनाया और लीडर के खंजर से खुद को बचाया। फिर बिजली की गति से लीडर का हाथ मरोड़ा, खंजर छीना और उसी की जांघ में घोंप दिया। खून का फव्वारा फूट पड़ा। नायरा एक डॉक्टर थी। वह जानती थी कि कहाँ मारने से इंसान अपाहिज हो सकता है और कहाँ से जान जा सकती है। लीडर ने दर्द से कराहते हुए पिस्तौल निकाली। बैंग! नायरा ने फुर्ती से एक गुंडे को आगे कर दिया। गोली उसे लगी। फिर उसने लीडर के हाथ पर लात मारकर पिस्तौल छीनी और उसके घुटनों में 2 गोलियां उतार दीं। बैंग! बैंग! तभी बाहर से और कदमों की आवाज़ आए। दुश्मन ज्यादा हैं, निकलना होगा, नायरा ने सोचा। वह पिस्तौल लेकर भागी। यह एक पुरानी कपड़ा फैक्ट्री थी। जगह जगह कपड़े लटके थे। अचानक सामने से एक परछाई आए। नायरा ने बंदूक तानी। सामने वाले ने भी बंदूक तानी। लहराते कपड़े हटे और दोनों एक दूसरे के सामने थे। नायरा, विक्की अग्रवाल, दोनों की उंगलियां ट्रिगर पर थीं। 1 सेकंड की देरी होती तो गोलियां चल जातीं। विक्की ने तुरंत बंदूक नीचे की और नायरा को अपनी बाहों में खींच लिया। बैंग! विक्की ने नायरा के कंधे के ऊपर से गोली चलाई। नायरा के पीछे से हमला करने आ रहा गुंडा ढेर हो गया। नायरा सन रह गई। विक्की का निशाना एकदम सटीक था। तभी रघु काका और उनकी टीम आ गई। छोटे साहब, सारे गुंडे पकड़े गए हैं। विक्की ने नायरा को छोड़ा और राहत की सांस ली। शाबाश, इनसे उगलवाओ कि इन्हें किसने भेजा था, लेकिन मारना मत। नायरा के हाथ अभी भी कांप रहे थे। पिस्तौल उसके हाथ में थी। उफ, फिर से राज खुलने वाला था, उसने सोचा। उसने मासूम बनने का नाटक किया। विक्की, मैं बहुत डर गई थी। और पिस्तौल उसे पकड़ा दी। विक्की ने पिस्तौल ली और प्यार से उसके बाल सहलाए। उसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत थी। तुम ठीक हो ना? बस यही काफ़ी है। नायरा ने पूछा, आप यहाँ कैसे? विक्की ने बताया, मैं घर पर इंतज़ार कर रहा था। तुम नहीं आई तो मैंने ट्रैकिंग चेक करवाई। पता चला तुम मुसीबत में हो। नायरा हैरान थी। आप काम पर नहीं थे? विक्की थोड़ा और करीब आया। उसकी गर्म सांसें नायरा महसूस कर सकती थी। तुम पहली बार घर आ रही थीं। मेरा इंतज़ार करना तो बनता था, उसने अपनी मखमली आवाज़ में कहा। नायरा का चेहरा लाल हो गया। वह थोड़ा पीछे हटी। चलो, बाहर चलते हैं। नायरा ने कदम बढ़ाया, लेकिन लड़खड़ा गई। विक्की ने बिना पूछे उसे गोद में उठा लिया। नायरा चौंक गई। यह क्या कर रहे हो? तुम्हारे पैर में चोट है, विक्की ने कहा।
नायरा ने नीचे देखा, उसकी जीन्स खून से सनी थी, शायद हाथापाई में चाकू लग गया था। दर्द अब महसूस हुआ। अरे, ये छोटी सी खरोंच है, मैं चल सकती हूँ, नायरा ने विरोध किया। चुपचाप रहो, विक्की ने उसे कसकर पकड़ा और बाहर ले गया। अस्पताल में विक्की नायरा को गोद में लिए दाखिल हुआ। ये नज़ारा सबने देखा। संयोग से रिया सिंघानिया वहीं थी। उसने विक्की को देखा और चहकते हुए पास आए। विक्की भैया। विक्की ने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे वह हवा हो और सीधे आगे बढ़ गया। नर्सें फुसफुसाने लगीं, अरे, यही है वो विक्की अग्रवाल जिसके बारे में डॉक्टर रिया डींगे मारती थीं। उसने तो रिया को देखा तक नहीं। बेचारी रिया, एक तरफा प्यार में पागल है, इतना घमंड करती है और बॉयफ्रेंड भाव भी नहीं देता। रिया का खून खौल उठा। उसकी बेइज्जती हो रही थी। एक नर्स गॉसिप करने भागी तो रिया ने उसका हाथ मरोड़ दिया। कामचोरी की तो डायरेक्टर से शिकायत कर दूंगी, रिया फुफकारी। नर्स डरकर भाग गई। रिया गुस्से से कांप रही थी। उसका प्लान था कि गुंडे नायरा का वीडियो बनाएंगे और उसे वायरल कर देंगे। इससे सिंघानिया परिवार बदनामी के डर से नायरा को कभी बेटी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन विक्की ने सब चौपट कर दिया। अब क्या करे? अगर उसका राज खुला तो वह कहीं की नहीं रहेगी।